वैल्यू ओके तो देखो चैप्टर का नाम है एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स। और एब्जॉर्प्शन बाय रूट्स में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं कि रूट के द्वारा प्लांट क्या क्या चीज़ को एब्जॉर्ब करता है। तो देखो ये प्लांट का स्टेम हो गया और स्टेम में लिप्स है। और यहाँ पे जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो स्टेम के जस्ट नीचे क्या आएगा, आपका प्राइमरी रूट आएगा, मतलब जो सबसे मेन रूट होगा। और उस मेन रूट से बहुत सारा रूटलेट्स निकलेगा, मतलब उस मेन रूट से बहुत सारे छोटे छोटे रूट्स निकलेंगे। और हर एक रूट्स में ना उनसे भी छोटे छोटे रूट हेयर होता है। तो एक्चुअली जो ये सारे चीज़, ये जितने भी रूट्स हैं, ये कहाँ होता है, सॉइल के नीचे होता है। और सबसे पहले जो एब्जॉर्प्शन होता है वो कहाँ पे स्टार्ट होता है, सबसे पहले एब्जॉर्प्शन होता है रूट हेयर में। और रूट हेयर से एब्जॉर्प्शन होकर किस में जाता है, रूटलेट्स में। और रूटलेट से वो एब्जॉर्ब होकर कहाँ चले जाता है, प्राइमरी रूट। प्राइमरी रूट से स्टेम तक जाता है और स्टेम से फिर होते हुए ऊपर चले जाता है। ओके, ऊपर जाके क्या क्या होता है वो आपको आगे पता चलेगा। तो सबसे पहले चीज होता है कि सॉइल से जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है थ्रू रूट के जरिए जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है वो क्या क्या चीज एब्जॉर्ब करता है, वाटर एंड मिनरल्स। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके जानेंगे कि वाटर क्यों एब्जॉर्ब करता है प्लांट और मिनरल क्यों एब्जॉर्ब करता है। तो सबसे पहले हम लोग किसके बारे में जानेंगे, वाटर के बारे में। तो वाटर के बारे में अगर बात करें तो वाटर प्लांट इसलिए एब्जॉर्ब करता है क्योंकि उसका सबसे पहला पर्पस है फोटोसिंथेसिस। क्या पर्पस है, फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, मोस्टली लिव्स में होता है। या प्लांट में अगर कोई ग्रीन पार्ट है जहाँ पे क्लोरोफिल है तो वहाँ भी होता है, लेकिन मोस्टली कहाँ पे होता है, लिव्स में। तो ये पानी को सॉइल से लेके लिव्स तक पहुँचाना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है, क्योंकि देखो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे क्या क्या चाहिए, 6 ठो कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल चाहिए, 6 ठो वाटर का मॉलिक्यूल चाहिए, और ये दोनों मिलके ग्लूकोज बनेगा C6H12O6, और 6 ठो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल बनेगा। समझ में आ रहा है। और ये सारा प्रोसेस किसके प्रेजेंस में होगा, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में होगा। तो क्योंकि आप देख सकते हो कि फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करने के लिए रॉ मटेरियल के तौर पे क्या चाहिए, वाटर चाहिए। तो बिना वाटर का फोटोसिंथेसिस परफॉर्म नहीं होगा। तो इसीलिए प्लांट क्या करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है। कहाँ से, सॉइल से एब्जॉर्ब करता है, ताकि ये पानी पत्ता तक पहुँच सके। तो पत्ता में पानी कहाँ तक, मतलब ये जो लिफ है यहाँ पे, इसमें पानी कहाँ से आता है, रूट से। और इसमें कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, कार्बन डाइऑक्साइड आता है हमारा एटमोस्फियर से। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से आता है, एटमोस्फियर से आता है। ठीक है, किसके थ्रू पत्ता के अंदर जाता है, थ्रू स्टोमाटा। इस पत्ता में क्या होता है, छोटा छोटा पोर्स होता है, उसको स्टोमाटा बोलते हैं। तो उससे ये पत्ता क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करता है, और जो पानी है वो रूट से होते हुए उस लिफ तक पहुंचता है। और फाइनली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलकर क्या बनाता है, ग्लूकोज बनाता है। और ग्लूकोज बनाता है और एक एंड प्रोडक्ट में और क्या बनाता है, ऑक्सीजन बनाता है। और ये ऑक्सीजन को प्लांट क्या करता है, कुछ ऑक्सीजन को प्लांट खुद यूटिलाइज कर लेता है अपने लिए, ताकि वो इस खाना को ब्रेक डाउन करके क्या बना सके, एनर्जी बना सके। और ज़्यादातर ऑक्सीजन को क्या करता है, सराउंडिंग में रिलीज कर देता है, ताकि उसको एनिमल लोग जो है वो कंज्यूम कर सके। और एनिमल लोग उसको कंज्यूम करके एनिमल लोग क्या छोड़ेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, फिर प्लांट उसको कंज्यूम करेगा। तो ये साइकिल एक चलते रहता है। ये आपको समझ में आ रहा है। तो फोटोसिंथेसिस क्या हो गया, फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है जिसमें प्लांट फूड को प्रिपेयर करता है। फूड मतलब ग्लूकोज, किसके प्रेजेंस में प्रिपेयर करता है, सनलाइट और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में। क्या क्या रॉ मटेरियल से बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर से। और एंड प्रोडक्ट क्या क्या होता है, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। ये सारा चीज़ आपको समझ में आ रहा है। तो ये प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए वाटर चाहिए। इसके अलावा और क्यों चाहिए वाटर, दूसरा पर्पस है जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्पस है प्लांट में, फोटोसिंथेसिस से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट पर्पस है एक चीज़ जिसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। तो ट्रांसपीरेशन के लिए भी मतलब ट्रांसपीरेशन करने के लिए भी आपको क्या चाहिए, पानी चाहिए। क्योंकि ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट। अब एरियल पार्ट क्या होता है,
एरियल पार्ट होता है जो पार्ट हवा के कांटेक्ट में है। देखो रूट जो है वो जमीन के नीचे है, पर बाकी जो भी हिस्सा है, स्टेम हो गया या ब्रांचेस हो गया या लीफ हो गया, वो सभी हवा के कांटेक्ट में है। तो यहाँ से हमेशा ना वाटर लॉस होते रहता है। अब क्वेश्चन रह जाता है कि यहाँ से वाटर लॉस क्यों होता है? क्योंकि देखो सीधा सा बात है, एक प्लांट ना कंटिन्यूसली मतलब दिन भर सनलाइट में रहता है, और वो सन का गर्मी क्या कर सकता है, प्लांट को जला सकता है। मतलब सन का जो गर्मी है प्लांट को इतना गर्म कर देगा, इतना हीट कर देगा कि प्लांट बर्न हो जाएगा। लेकिन उस चीज़ से बचने के लिए प्लांट क्या करता है, अपने बॉडी से कंटिन्यूसली वाटर को लॉस करते रहता है। वाटर को लॉस करने से फ़ायदा क्या होता है, वो वाटर जो प्लांट के अंदर है वो सन का हीट एनर्जी को कंज्यूम करता है और इवापोरेट हो जाता है। तो क्योंकि वहाँ पे सन का जो हीट एनर्जी है वो वाटर को इवापोरेट करने में यूज़ हो गया, तो इसीलिए वो हीट प्लांट को बर्न नहीं कर पाता। आप समझ लो, देखो सन से जो हीट आ रहा है वो हीट इस वाटर को इवापोरेट करने में यूज़ हो जा रहा है, तो इसीलिए उसका गर्मी का असर प्लांट के ऊपर नहीं पड़ रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और आप लोग एक तो चीज़ पढ़े भी होंगे, इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। हमारे बॉडी में जब पसीना निकलता है, ये पसीना जब गर्मी से वेपराइज होता है तो यहाँ का तो बॉडी का गर्मी को लेके जाता है। ये जो भी वाटर रहता है यहाँ पे, वो जब वेपराइज होता है तो यहाँ का गर्मी को लेके क्या करता है, जाता है। तो ये जगह क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। सेम चीज़ प्लांट के साथ भी हो रहा है। प्लांट का जब वाटर इवापोरेट होता है तो वो वाटर प्लांट का गर्मी को लेके क्या होता है, बाहर जाता है, तो प्लांट उससे क्या रहता है, ठंडा रहता है। तो प्लांट अपने आप को ठंडा रखने के लिए कंटिन्यूसली क्या करते रहता है, लॉस ऑफ वाटर करते रहता है, ताकि वो अपने आप को ठंडा रख सके। तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम एरियल पार्ट ऑफ प्लांट टू कीप इटसेल्फ कूल, अपने आप को ठंडा रखने के लिए ट्रांसपिरेशन करता है। इतना समझ लो, प्लांट अगर 100% वाटर कंज्यूम करता है ना, तो उसमें से लगभग 90% वाटर वो सिर्फ ट्रांसपिरेशन में यूज़ कर देता है, मतलब अपने आप को ठंडा करने में यूज़ कर देता है, क्योंकि दिन भर धूप में है वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? और बहुत कम पानी किस पर्पस के लिए यूज़ करता है, फोटोसिंथेसिस के लिए। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है? उसके अलावा और भी पर्पस है जो हम अभी बता रहे हैं, थोड़ा सा इसको लिखो। अच्छा ठीक है, देखो नेक्स्ट पर्पस क्या है। नेक्स्ट पर्पस है, देखो दो पर्पस तो आपको समझ में आ गया कि वाटर फोटोसिंथेसिस के लिए ज़रूरत है, वाटर ट्रांसपिरेशन के लिए ज़रूरत है, क्योंकि ट्रांसपिरेशन से वो वाटर को लॉस करेगा और उससे प्लांट क्या रहेगा, अपने आप को ठंडा रखेगा, ताकि वो सन का गर्मी से बर्न ना हो जाए। तीसरा चीज़ है ट्रांसपोर्टेशन। तीसरा फैक्टर क्या है, ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, तो वाटर का और एक काम है क्या, ट्रांसपोर्टेशन। हम लोग जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस के बाद जो पत्ता होता है, जो लीव्स होता है, उसमें क्या बनता है, ग्लूकोज बनता है। पर वो ग्लूकोज को प्लांट का डिफरेंट पार्ट तक भी पहुंचाना है, तो प्लांट का डिफरेंट पार्ट तक ग्लूकोज को पहुंचाता कौन है, पानी ही पहुंचाता है। मतलब यहाँ पे जो वाटर रहता है ना पत्ता के अंदर, वो ग्लूकोज को क्या करता है, अपने अंदर डिजोल्व कर लेता है, और डिजोल्व करने के बाद प्लांट का डिफरेंट पार्ट तक पहुंचा देता है। समझ में आया कि नहीं? तो ट्रांसपोर्टेशन में क्या होता है, इट कैरीज मिनरल्स एंड ग्लूकोज टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट्स का डिफरेंट पार्ट तक खाना को और मिनरल्स को पहुंचाने का काम भी कौन करता है, वाटर। जस्ट लाइक हमारे बॉडी में क्या होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम मतलब हमारे बॉडी में खून होता है, ब्लड का काम क्या होता है, जो भी हम लोग खाना खाते हैं या जो भी हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं उसको हमारा बॉडी का डिफरेंट पार्ट तक पहुंचाना, और हमारे बॉडी में जो भी गंदगी है उसको एक्सक्रीटरी सिस्टम तक पहुंचाना, ताकि वो गंदगी बाहर निकल सके। सेम काम जो हमारे बॉडी में खून करता है, ब्लड करता है, वही सेम काम हमारे बॉडी में प्लांट के बॉडी में कौन करता है, वाटर करता है। तो आप ये मत सोचो कि वाटर सिर्फ फोटोसिंथेसिस के लिए और ट्रांसपिरेशन के लिए ज़रूरत है, ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी चाहिए। तो पानी, तो ये जो भी मिनरल्स रहता है या ग्लूकोज रहता है, ये पानी में क्या हो जाता है, डिसॉल्व हो जाता है, और उस टाइम इसका नाम क्या होता है, इसका नाम होता है सेल सैप। याद रखना, सेल सैप क्या होता है, सेल सैप है सॉल्यूशन है, इट इज ए सॉल्यूशन मेड अप ऑफ वाटर मिनरल्स एंड ग्लूकोज। तो ये बहुत सारे चीज का मिक्सचर है सेल सैप। और ये सेल सैप का लोकेशन कहाँ पे है, इट लाइज इनसाइड वैक्यूल ऑफ प्लांट सेल।
प्लांट का सेल के अंदर ना वैक्यूल होता है। देखो एनिमल सेल और प्लांट सेल में डिफरेंस क्या है कि एनिमल सेल में ना वैक्यूल जो होता है वो होता अगर होता है तो बहुत छोटा होता है, और या तो नहीं होता है एनिमल सेल में। अब प्लांट सेल में वैक्यूल क्या होता है, काफ़ी बड़ा होता है। क्यों? क्योंकि प्लांट जो है वो एक ऑटोट्रॉप है। ऑटोट्रॉप मतलब होता है जो अपना खाना खुद बनाता है। तो वो खाना जो बनाता है उसको कहीं स्टोर करेगा ना, तो खाना को कहाँ स्टोर करता है, वो वैक्यूल में स्टोर करता है। प्लांट के सेल के अंदर ना मैक्सिमम जगह खाली होता है, और उस खाली जगह को भी क्या बोलते हैं, वैक्यूल। और वैक्यूल एक्चुअली सॉल्यूशन कंटेन करता है। क्या चीज़ का सॉल्यूशन, ये तीनों का मिक्सचर, मतलब वाटर, मिनरल्स एंड ग्लूकोज। समझ में आया कि नहीं? तो वो जो भी चीज़ ट्रांसफर होता है ना, लिफ्ट से लेके जो भी खाना सब ट्रांसफर होता है वो सेल सैप फॉर्म में ही ट्रांसफर होता है। और जो भी पानी ऊपर जाता है ना वो भी किस फॉर्म में जाता है, सेल सैप फॉर्म में। तो हम लोग आगे जब भी पढ़ेंगे तो हम लोग वहाँ पे वाटर का मूवमेंट नहीं बोलेंगे, हम लोग एक्चुअली बोलेंगे सेल सैप का मूवमेंट। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है? वाटर का एक और पर्पस होता है, उसको बोलते हैं मैकेनिकल स्टिफनेस। मैकेनिकल स्टिफनेस मतलब होता है ये चीज़ों को ना टर्जिड रखता है। टर्जिड मतलब पूरी तरह से जैसे लगता है ना, हाँ सख्त बोल सकते हो, या हाँ मतलब पूरी तरह से ऐसा लगता है जैसे पूरा तंदुरुस्त और फ्रेश है, जैसे पत्ता सब पूरा ऐसे रहता है ऐसे। और जैसे ही उसमें पानी का कमी हो जाता है तो पत्ता सब ऐसे हो जाता है, सिकुड़ जाता है। सिकुड़ जाने को बोलते हैं विल्ट होना, WILT विल्ट। और जब ऐसे पूरा हो जाता है एकदम टर्जिड मतलब पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है। समझ में आया कि नहीं? पूरा स्ट्रेट। तो जब कोई चीज़ पूरी तरह से टर्जिड हो जाता है, मतलब पूरी तरह से पानी से भर जाता है, तो उस सिचुएशन को क्या बोलते हैं, मैकेनिकल स्टिफनेस। स्टिफनेस मतलब वो पत्ता को एक कड़कपन मिलता है। ठीक है? तो जैसे कि सोच लो मेरा हाथ अभी पूरा ऐसे टर्जिड क्यों है, क्योंकि मेरे हाथ के अंदर में क्या है, ब्लड प्रेशर है। अगर मेरा ब्लड प्रेशर लो हो जाए तो मेरा हाथ सब ऐसे हो जाएगा। तो सेम चीज़ पत्ता में पानी काम करता है। पानी क्या करता है, पत्ता को पूरी तरह से स्ट्रेट रखता है, ताकि उसके ऊपर अगर बारिश का पानी भी गिरे तो वो उससे बेंड ना हो, वो पूरा ऐसे रहता है, गिरता है ऐसे, झुकता है, फिर से ऐसे हो जाता है। लेकिन यही पत्ता में अगर पानी का कमी हो जाए तो ये सिकुड़ जाएगा, जैसे विल्ट हो जाएगा। समझ में आया? तो मैकेनिकल स्टिफनेस का मतलब होता है एक तरह का टर्जिडिटी प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पत्ता जो ये टर्जिड है, और जिस पत्ता में पानी का कमी होता है उसको फ्लैसिड बोलते हैं। समझ में आया? तो टर्जिड का मतलब क्या होता है, इट इज ए कंडीशन in which no more water can be absorbed by cells of प्लांट का सेल द्वारा और पानी एब्जॉर्ब नहीं किया जा सकता, वो सिचुएशन को टर्जिड बोलते हैं। मतलब वो पूरी तरह से पानी से भरा हुआ है, मतलब उसका वैक्यूल में पानी पूरा एकदम टाइटली भरा हुआ है। फ्लैसिड क्या होता है, इट इज ए कंडीशन in which plant cell lack water। मतलब एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे प्लांट सेल के अंदर वाटर का कमी होता है। तो कमी होने से जो सिचुएशन क्रिएट होता है उसको बोलते हैं विल्ट हो जाना। ठीक है, इसको तो देखो प्लांट का जो रूट होता है वो सिर्फ पानी एब्जॉर्ब नहीं करता है, उसके अलावा मिनरल्स भी एब्जॉर्ब करता है। पानी क्यों एब्जॉर्ब करता है हम बता चुके हैं, फोटोसिंथेसिस के लिए, ट्रांसपिरेशन के लिए, ट्रांसपोर्टेशन के लिए और मैकेनिकल स्टिफनेस के लिए। मिनरल्स क्यों एब्जॉर्ब करता है वो भी जानेंगे, और उससे पहले ये जानते हैं कि मिनरल्स क्या क्या मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो मिनरल्स क्या क्या एब्जॉर्ब करता है, पोटासियम, मैं आयन्स फॉर्म में लिख रहा हूँ, ठीक है। पोटासियम आयन हो गया, फिर आपका कैल्शियम आयन हो गया Ca2+, मैग्नीशियम आयन हो गया। तो ये मतलब जो भी मिनरल्स एब्जॉर्ब होता है ना वो किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। किस फॉर्म में एब्जॉर्ब होता है, इन द फॉर्म ऑफ सॉल्ट। तो वो हम लोग जानते हैं कोई भी सॉल्ट में दो पार्ट होता है, कैटायन पार्ट भी होता है और एनायन पार्ट भी। तो इसमें कैटायन क्या क्या रहता है, मिनरल्स में क्या क्या कैटायन से एब्जॉर्ब किया जाता है, पोटासियम आयन, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। अगर आप एनायन का बात करो मतलब ये पॉजिटिव आयन हो गया। अगर आप नेगेटिव आयन का बात करो, नेगेटिव आयन में क्या क्या एब्जॉर्ब होता है, नाइट्रेट्स, सल्फेट होगा SO4 और फिर फॉस्फेट PO4 3-, फिर उसके अलावा क्लोराइड एक्सेट्रा। तो मतलब जो भी सॉल्ट एब्जॉर्ब करता है ना, मतलब प्लांट जो भी मिनरल्स एब्जॉर्ब करता है वो या तो इस फॉर्म में रहेगा, मतलब सॉल्ट फॉर्म में रहेगा। क्या सॉल्ट हो सकता है, जैसे पोटासियम नाइट्रेट,
पोटासियम सल्फेट, पोटासियम फॉस्फेट, पोटासियम क्लोराइड। सिमिलरली कैल्शियम नाइट्रेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम नाइट्रेट, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम फॉस्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इसी फॉर्म में मिनरल्स एब्जॉर्ब होता है। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि मिनरल्स क्यों एब्जॉर्ब होता है? क्योंकि देखो मिनरल्स से ही नया नया ऑर्गेनेल्स बनता है, समझ में आया? तो इट हेल्प इन फॉर्मिंग न्यू सेल ऑर्गेनेल्स। तो सेल के अंदर हम लोग जानते हैं बहुत सारा ऑर्गेनेल्स होता है, जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारा ऑर्गेन होता है, उसी तरह से सेल के अंदर भी बहुत सारा ऑर्गेनेल्स होता है। जैसे कि कुछ नाम सब आप सुने होंगे, लाइसोसोम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनेल्स हैं, और ये ऑर्गेनेल को कौन बनाता है? हमारा मिनरल्स बनाता है। उसके अलावा मिनरल्स और एक चीज़ का काम करता है, इट एक्ट एज ए इंजाइम्स। इंजाइम का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। हम लोग जानते हैं कैटलिस्ट क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़े हैं। कैटलिस्ट वो होता है जो रिएक्शन का स्पीड को या तो बढ़ा देता है या घटा देता है। तो सेम चीज़ अगर प्लांट में अगर कोई चीज़ वो रोल प्ले कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे इंजाइम्स। और इंजाइम्स कुछ और नहीं, मिनरल्स ही रहता है। तो जहाँ पे फोटोसिंथेसिस होता होगा उसका स्पीड को भी वो बढ़ा या घटा सकता है। प्लांट में भी रेस्पिरेशन होता है। रेस्पिरेशन मतलब खाना को तोड़ के एनर्जी बनाया जाता है, तो उसका स्पीड को भी वो बढ़ा और घटा सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो ये दो चीज़ हो गया इंपॉर्टेंट, एक तो सेल ऑर्गेनेल बनाने के लिए यूज होता है, और दूसरा वो इंजाइम का रोल प्ले करता है। ठीक है, बंद कर। अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो। यहाँ पे रूट का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए ताकि वो पानी को एब्जॉर्ब कर पाए? देखो प्लांट में पानी का बहुत ज़्यादा ही ज़रूरत है, क्योंकि आपको पता है कि प्लांट में जितना भी काम होता है मैक्सिमम काम वाटर के द्वारा ही होता है। तो कहीं ना कहीं प्लांट को बहुत ज़्यादा मात्रा में क्या चाहिए? वाटर चाहिए। तो इसीलिए प्लांट का क्या मतलब प्लांट का रूट्स में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए ताकि वो ज़्यादा ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सके? सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि रूट शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि देखो सीधा सा बात है, एक तो सिंपल एग्जांपल समझो। अगर मेरा हाथ इतना छोटा है तो मैं अगर पानी के ऊपर हाथ रखूंगा तो मेरा इतना ही हाथ में पानी, मतलब इतना ही दूर में पानी लगेगा। लेकिन अगर सुन लो मेरा हाथ इतना बड़ा रहता तो उसमें ज़्यादा पानी लगता। तो जितना रूट का सरफेस एरिया ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा पानी क्या होगा? एब्जॉर्ब होगा। तो रूट अपना सरफेस एरिया को बढ़ाने के लिए क्या करता है? बहुत सारा अपने रूट में, अपने रूटलेट्स में क्या ग्रो कर लेता है? रूट हेयर ग्रो कर लेता है। तो रूट शुड हैव लार्ज सरफेस एरिया। और इसको कैसे किया जाता है, मतलब प्लांट कैसे करता है? रूटलेट्स हैव लार्ज नंबर ऑफ रूट हेयर। तो रूट हेयर का क्वांटिटी ज़्यादा होने से क्या होता है? सरफेस एरिया बढ़ जाता है। सरफेस एरिया बढ़ने से क्या होता है? ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब होता है। एग्जाम्पल हो गया जैसे बल्सम प्लांट। अगर आप एक बल्सम प्लांट को देखोगे तो उसमें आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा रूट हेयर होता है। जैसे देखो ये प्लांट ऐसे छोटा सा रहता है, लेकिन इसका जो रूट रहता है इसमें बहुत सारा हेयर रहता है, ऐसे भर के। तो ये अपना इसमें रूट हेयर इतना ज़्यादा क्यों होता है? ताकि ये सरफेस एरिया को क्या कर सके? बढ़ा सके। सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा क्या एब्जॉर्ब करेगा? वाटर को एब्जॉर्ब करेगा। तो एग्जाम्पल हो गया जैसे बल्सम प्लांट। तो पहला कैरेक्टरिस्टिक क्या है कि रूट का सरफेस एरिया ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक क्या है? सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है, अभी हम आप लोगों को बताए थे कि प्लांट के सेल के अंदर एक बहुत ज़्यादा ही खाली जगह होता है, और उस खाली जगह को क्या बोलते हैं? वैक्यूल। और वैक्यूल में पानी सिर्फ नहीं रहता है, पानी के अंदर मिनरल्स और ग्लूकोज भी रहता है। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे बोला है कि जो वैक्यूल के अंदर जो पानी है ना, उसके अंदर जो मिनरल्स या उसके अंदर जो ग्लूकोज है उसका कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। क्यों ज़्यादा होना चाहिए? देखो सिंपल सा बात है, क्योंकि वाटर का एक प्रॉपर्टी है, वाटर को बोला जाता है यूनिवर्सल सॉल्वेंट। मतलब वाटर के आसपास में जो भी सॉल्यूट रहता है वो उसका अपने अंदर डिसॉल्व कर लेता है। अब सोच लो कि ये अगर रूट हेयर है और इसके सेल के अंदर में पानी का क्वांटिटी कम है और मिनरल्स और ग्लूकोज का क्वांटिटी ज़्यादा है, तो ऑटोमेटिक सॉइल का पानी क्या आएगा? इसको अंदर आएगा क्या करने के लिए? डिसॉल्व करने के लिए। क्योंकि वाटर का नेचर है कि वो जहाँ भी सॉल्यूट देखता है उसको डिसॉल्व करने आ जाता है, और इस होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस। तो इसीलिए बोला गया है कि सेल के अंदर जो सेल सैप है, सेल सैप मतलब वो जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए। तो वही बोला है रूट हेयर
रूट हेयर शुड कंटेन सेल सैप मतलब सॉल्यूशन। अरे वैक्यूल के अंदर सॉल्यूशन रहता है उसको सेल सैप बोलते हैं। रूट हेयर शुड कंटेन सेल सैप ऑफ हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन टू एब्जॉर्ब मोर वाटर। मतलब सेल सैप का अंदर जो सॉल्यूट का क्वांटिटी है वो क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, ताकि सॉल्वेंट उसको डिसॉल्व करने के लिए आए। और हम लोग जानते हैं सॉल्वेंट कौन है, वाटर है, क्योंकि आपको पता है सॉल्वेंट वो होता है जो अपने अंदर दूसरे चीज़ों को घुला लेता है, मतलब डिसॉल्व कर लेता है। और सॉल्यूट वो होता है जो सॉल्वेंट में डिसॉल्व होता है। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे नमक सॉल्यूट है और पानी सॉल्वेंट है। नमक घुलता है और पानी वो है जो अपने अंदर घुलाता है। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको समझ में आया क्यों अपना कंसंट्रेशन को ज़्यादा रखता है प्लांट का रूट, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर सके। क्योंकि पानी का एक नेचर है कि जहाँ पे भी वो सॉल्यूट देखता है वहाँ चले जाता है उसको डिसॉल्व करने। ओके, तीसरा प्रॉपर्टी क्या है? तीसरा प्रॉपर्टी है कि प्लांट का रूट का सेल का वॉल का परमेबिलिटी ज़्यादा होना चाहिए। परमेबिलिटी का मतलब क्या होता है? परमेबल उस चीज़ को बोला जाता है जो किसी भी चीज़ को अपने अंदर आने या जाने देता है। लेकिन कुछ चीज़ें सेमी परमेबल होता है। सेमी परमेबल का मतलब होता है सेलेक्टिवली परमेबल। सेलेक्टिवली परमेबल का मतलब होता है जो कुछ खास चीज़ों को तो अंदर आने देता है पर सब कुछ को अंदर आने नहीं देता। समझ में आया कि नहीं? जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है ना, वो सेमी परमेबल होता है, मतलब वो पानी को तो अंदर आने देता है। अगर पानी को अंदर आने देगा तो सॉल्यूट को अंदर आने नहीं देगा, और अगर सॉल्यूट को अंदर आने देगा तो पानी को अंदर आने नहीं देगा। लेकिन सेल वॉल जो होता है ना वो फ्रीली परमेबल होता है, मतलब वो हर चीज़ को अंदर बाहर। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर कोई चीज़ सोच लो यहाँ, मतलब सोच लो यहाँ पे दो चीज़ पहुँचा, एक चीज़ पास हो गया और एक चीज़ पास, तो इसको सेमी परमेबल बोलेंगे। अगर दोनों पास हो गया तो ये परमेबल। तो यहाँ पे वही बोला है, रूट हेयर सेल वॉल शुड बी फ्रीली परमेबल, ताकि हर चीज उसका अंदर बाहर आसानी से जा सके। टू एब्जॉर्ब मोर वाटर, जितना ज्यादा परमेबल होगा उतना ज्यादा पानी अंदर जा सकता है। अरे देखो सिंपल सा बात है, देखो परमेबिलिटी का एक्चुअल मतलब क्या होता है। देखो जैसे कि एक मेम्ब्रेन है ना, इसमें इस मेम्ब्रेन में क्या है, यहाँ पे होल्स है। अगर ये होल छोटा छोटा होगा तो पानी इसमें कम जाएगा, और ये होल्स अगर बड़ा बड़ा होगा तो पानी इसमें ज़्यादा जाएगा। तो फ्रीली परमेबल का मतलब ये होल जो है ना वो क्या है, बड़ा बड़ा है, ताकि ज़्यादा ज़्यादा पानी अंदर जा सके। ये सारा चीज़ समझ में आया? ऑन कर तो कुछ। तो देखो हम लोग को पता है कि जैसे ही रूट का हेयर पानी के कांटेक्ट में आता होगा तो रूट हेयर का काम क्या है, पानी को एब्जॉर्ब करना। तो एक्चुअली होता क्या है, रूट हेयर ना पानी का ऊपर जब पानी के साथ ऐसे कांटेक्ट में आता है तो उसका सरफेस क्या करता है, रूट हेयर का जो सरफेस होता है वो पानी को अपने अंदर सोख लेता है, खींचता है। इस फेनोमेना को क्या बोलते हैं, इम्बिबिशन। इम्बिबिशन का मतलब क्या हुआ, इम्बिबिशन वो तरीका है जिसमें प्लांट का सेल, चाहे वो जिंदा हो या मरा हुआ हो, वो जब पानी के कांटेक्ट में आता है तो वो पानी को क्या करता है, अपने अंदर खींचता है। क्यों खींचता है? क्योंकि प्लांट का जो सेल वॉल है वो एक प्रोटीन से बना हुआ है। उस प्रोटीन का नाम है सेलुलोज। और ये सेलुलोज जो है इसका पानी के प्रति, पानी के तरफ जो अट्रैक्शन है, एफिनिटी है, वो बहुत ज़्यादा है। मतलब ये कहीं भी पानी देखता है तो ये चाहता है कि मैं उस पानी को सोख लूँ। समझ में आ रहा है कि नहीं? और ऐसे सब्सटेंस को हाइड्रोफिलिक बोलते हैं। हाइड्रोफिलिक का मतलब होता है लव फॉर वाटर। हाइड्रो मतलब वाटर, फिलिक मतलब अट्रैक्शन, अट्रैक्शन फॉर वाटर। तो देखो क्योंकि प्लांट का जो सेल वॉल है वो सेलुलोज से बना हुआ है, तो जैसे ही सेलुलोज प्लांट का सेल वॉल किसी भी पानी का सरफेस के कांटेक्ट में आता है तो उसके अंदर जो सेलुलोज रहता है उस पानी को क्या करता है, अंदर खींचता है। क्यों? क्योंकि उसका एफिनिटी जो है वाटर के लिए, अट्रैक्शन वो ज़्यादा है। आप लोग एक वर्ड सुने होंगे हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक का मतलब होता है पानी से डरना, और हाइड्रोफिलिक उसका उल्टा है, पानी की तरफ अट्रैक्ट होना। कुछ लोग को पानी पसंद है तो हाइड्रोफिलिक है, कुछ लोग को पानी से डर लगता है तो वो हाइड्रोफोबिक है। तो यहाँ पे ये जो सेलुलोज है ना, सेलुलोज ये हाइड्रोफिलिक नेचर का है। तो इसीलिए पानी का चाहे मरा हुआ प्लांट का चाहे मरा हुआ सेल, अगर कोई आप सोच लो लकड़ी है,
जो अब वो प्लांट नहीं रहा, उसको भी अगर आप पानी में भेज दोगे, फेंक दोगे, तो वो पानी एब्जॉर्ब करके क्या होता है, फूल जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर अभी भी डेड सेल सब है, और ये डेड सेल क्या चीज़ से बना हुआ है, उसका वाल किससे बना हुआ है, सेलुलोज से। तो ये वाटर को क्या करता है, अपने अंदर एब्जॉर्ब करता है। ये चीज़ आपको समझ में आया। तो इम्बिबिशन है वो तरीका है जिसमें प्लांट का लिविंग या डेड सेल पानी को एब्जॉर्ब करता है। कौन सा तरीका से? सरफेस अट्रैक्शन। सरफेस अट्रैक्शन मतलब जब प्लांट का सरफेस और पानी का सरफेस एक दूसरे के कांटेक्ट में आएगा। ये चीज आपको समझ में आ रहा है? तो देखो इसका एक एग्जांपल है, सीड कोट रप्चर हो जाता है। कौन सा तरीका से? इम्बिबिशन तरीका से। कब रप्चर होता है? जर्मिनेशन। मतलब आप सोच लो कि कोई गेहूं का दाना लिए, उसको मिट्टी में फेंक दिए और उसके ऊपर पानी का छिटका दिए, तो क्योंकि वो जो गेहूं का दाना है वो भी सेल से बना हुआ है, और उसका सेल का भी जो वाल है वो क्या चीज़ से बना हुआ है? सेलुलोज से। तो वो सेलुलोज क्या करेगा, जो पानी का छिटका आप उसके ऊपर दिए ना, उस पानी को वो क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, और जिसके कारण जो उसका जो सेल वाल है वो क्या होगा, फूलेगा और बस्ट हो जाएगा। बस्ट होने से क्या होगा, वाल जो है, मतलब सेल वाल जो है वो क्या होगा, मतलब रप्चर हो जाएगा, टूट जाएगा। और जैसे ही सेल वाल टूटेगा तो उसके अंदर जो बेबी प्लांट सोया हुआ है, सीडलिंग, वो बाहर न्यू बॉर्न प्लांट बन के निकलेगा। अरे समझ में आ रहा है? जैसे कि ये देखो लोग, सीड है, इसके अंदर एक बेबी प्लांट है, तो इसके ऊपर जैसे ही पानी फेंकोगे तो ये पानी के कारण ये जो सेल वाल है ना, ये फूलने लगेगा और फूल के पतला हो जाएगा। पतला होने से क्या होगा, ये बेबी प्लांट आराम से बाहर आ सकता है, क्योंकि पहले ये मजबूत था, ये बाहर नहीं आ सकता था, लेकिन अब इजीली आ सकता है। तो बेबी प्लांट जब बाहर आता है उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, जर्मिनेशन। तो देखो यहाँ पे एक और टर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इस टर्म को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है? डिफ्यूजन होता है फ्री मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स। हम लोग को पता है कि हर एक सब्सटेंस क्या चीज़ से बना हुआ है, मॉलिक्यूल से बना हुआ है। तो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का क्या मूवमेंट होता है, फ्री मूवमेंट। फ्री मूवमेंट मतलब उस मॉलिक्यूल को रोकने वाला कोई भी वाल नहीं होता है, ठीक है। और यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का फ्री मूवमेंट होता है। वो मॉलिक्यूल्स क्या क्या चीज़ का हो सकता है, किस टाइप का सब्सटेंस का मॉलिक्यूल्स हो सकता है। वो सब्सटेंस सॉलिड भी हो सकता है, वो सब्सटेंस लिक्विड भी हो सकता है, वो सब्सटेंस गैस भी हो सकता है। और ये मॉलिक्यूल्स हमेशा कहाँ से कहाँ मूव करते हैं, हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन। हाई कंसंट्रेशन का मतलब होता है जिस रीजन में उस मॉलिक्यूल्स का क्वांटिटी ज़्यादा है, और लो कंसंट्रेशन रीजन वो होता है जिस रीजन में उस मॉलिक्यूल का क्वांटिटी कम है। और ये मॉलिक्यूल्स कब मूव करेगा, तभी मूव करेगा जब हाई कंसंट्रेशन वाला रीजन और लो कंसंट्रेशन वाला रीजन एक दूसरे के क्या चीज़ में आएगा, कॉन्टैक्ट में आएगा। इसको समझने के लिए आप यहाँ समझ लो, ये वाटर है और यहाँ पे हम लोग तो डाई डालें। डाई मतलब उसको एक इंक का ड्रॉप डाल दिए, एक इंक का ड्रॉप को हम यहाँ डालें इस कॉर्नर में, और इधर पानी है। अब देखो यहाँ पे जो डाई है या इंक है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा है, और यहाँ पे डाई और इंक का कंसंट्रेशन कम है, और ये दोनों रीजन एक दूसरे के कांटेक्ट में है कि नहीं। तो कुछ देरी बाद देखोगे यहाँ पे इस डाई का जितना भी मॉलिक्यूल्स है ना, वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करने लगेगा, और धीरे धीरे देखोगे ये पूरा का पूरा पानी जो है वो डाई का कलर का ही हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, मॉलिक्यूल्स का फ्री मूवमेंट हो रहा है। कहाँ से कहाँ हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन रीजन से लो कंसंट्रेशन रीजन। कब, जब ये दोनों रीजन एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं, मतलब इनके बीच में कोई बाउंड्री नहीं है, मतलब पूरा खुला है, फ्री मूवमेंट है। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। तो डिफ्यूजन जनरली कहाँ पे काम करता है, जैसे कि जो लिप्स होता है ना, लिप्स, उसमें जो गार्ड सेल रहता है, वो गार्ड सेल जब ऐसे खुलता है तो स्टोमाटा का पोर्स जो है वो ओपन हो जाता है। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है, एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी क्या है, ज़्यादा है, और पत्ता के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का क्वांटिटी क्या है, कम। तो बाहर से अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जाता है। कौन सा प्रोसेस से, डिफ्यूजन। उसी तरह से जब स्टोमाटा खुलता है तो लिप्स के अंदर में वाटर का क्वांटिटी ज़्यादा है और एटमॉस्फेयर में वाटर का क्वांटिटी कम है। तो उस स्टोमाटा से वाटर वेपर बन के बाहर निकलता है, मतलब हाई से लो। तो ये डिफ्यूजन वहाँ पे भी काम करता है। हाँ, एक्सचेंज हो। तो देखो नेक्स्ट हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, ऑस्मोसिस के बारे में, ठीक है। तो ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस होता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, movement of water molecules from region of
हायर वाटर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन। तो अगर आप सिर्फ ऐसे लिख दोगे हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, तो आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। क्योंकि अगर आप सिर्फ हायर कंसंट्रेशन लिखते हो तो इसका मतलब होता है कि वहाँ सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है। इसलिए आपको यहाँ पे एक चीज़ ऐड करना, हायर वाटर कंसंट्रेशन टू लोअर वाटर कंसंट्रेशन। हायर वाटर कंसंट्रेशन का मतलब होता है वो सॉल्यूशन क्या है, डाइल्यूट है, मतलब उसमें पानी ज़्यादा है और सॉल्यूट कम है। और लोअर वाटर कंसंट्रेशन का मतलब होता है वो सॉल्यूशन कंसंट्रेटेड है, मतलब उसमें पानी कम है और मिनरल्स या सॉल्यूट क्या है, ज़्यादा है। तो इट इज़ द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर वाटर कंसंट्रेशन टू द रीजन ऑफ लोअर वाटर कंसंट्रेशन थ्रू। हम लोग डिफ्यूजन में क्या पढ़े थे, उनके हायर कंसंट्रेशन और लोअर कंसंट्रेशन के बीच में कोई बाउंड्री नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे बाउंड्री होता है थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में क्या होता है, छोटा छोटा पोर्स होता है। इस पोर्स से वाटर मॉलिक्यूल तो पास हो जाता है, ये सभी क्या है, वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, वाटर मॉलिक्यूल्स। तो वाटर मॉलिक्यूल्स तो इससे पास हो जाता है, लेकिन जो बड़े बड़े सॉल्यूट मॉलिक्यूल हैं वो पास नहीं हो पाते। तो इतना बड़ा बड़ा मॉलिक्यूल इस छोटा छोटा पोर्स से तो निकल नहीं सकता। तो ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस है किसका मूवमेंट, वाटर मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट है। कहाँ से, हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन, किसके थ्रू, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर आप चाहो तो इस डेफिनेशन को आप ऐसे भी लिख सकते हो, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। अगर आप वाटर वर्ड मेंशन नहीं करते हो, समझ में, यहाँ पे अगर आप वाटर वर्ड मेंशन नहीं करते हो तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन। लेकिन अगर आप यहाँ पे वाटर वर्ड ऐड कर देते हो तो दैट मीन्स आप यहाँ पे फिर हायर टू लोअर लिख सकते हो। अरे क्योंकि सिर्फ अगर आप लिखते हो ना लोअर कंसंट्रेशन, तो वहाँ पे क्या चीज़ देखा जाएगा, वहाँ पे देखा जाएगा कि सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है। और अगर आप हायर कंसंट्रेशन बोलते हो तो वहाँ पे ये देखा जाएगा कि सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है। लेकिन अगर आप ऐड कर दो हायर वाटर कंसंट्रेशन, तो इसको क्या देखा जाएगा कि वाटर का कंसंट्रेशन ज़्यादा है। समझ में आएगी। और सेमी परमेबल मेम्ब्रेन में क्या होता है, स्मॉल स्मॉल पोर्स होता है। इस पोर्स से सॉल्वेंट मॉलिक्यूल तो पास हो जाता है, और सॉल्यूट मॉलिक्यूल क्योंकि बड़े बड़े हैं तो वो पास नहीं हो पाते हैं। ये सारा चीज़ आपको समझ में आया। तो देखो ऑस्मोसिस जो होता है ये दो प्रकार का होता है, एक होता है एंडो ऑस्मोसिस और एक होता है एक्सो ऑस्मोसिस। एंडो ऑस्मोसिस हम लोग तब बोलते हैं जब पानी सेल के अंदर जाता है, तो अंदर जाने को बोलते हैं एंडो। एंडो मतलब अंदर, और जब सेल से पानी बाहर चले जाता है उसको बोलते हैं एक्सो ऑस्मोसिस। तो एंडो ऑस्मोसिस क्या होता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सराउंडिंग सॉल्यूशन इनटू द सेल। मतलब जो सेल के अगल बगल में जो सॉल्यूशन है, जैसे सोच लो कि ये यहाँ पे ये सॉल्यूशन है और यहाँ पे एक सेल है, ये सेल सॉल्यूशन के अंदर है। तो अगर सॉल्यूशन से वाटर सेल के अंदर जा रहा है तो इसको हम लोग बोलेंगे एंडो ऑस्मोसिस। तो एंडो ऑस्मोसिस में क्या होता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सराउंडिंग सॉल्यूशन इनटू द सेल, सेल के अंदर जाता है। तो इस केस में क्या होगा, सेल के अंदर क्योंकि पानी जा रहा है तो सेल क्या हो जाएगा, सेल स्वेल अप, सेल क्या हो जाएगा, स्वेल अप एंड बिकम क्या हो जाएगा, बिकम टर्जिड। तो टर्जिड क्या होता है, टर्जिड वो स्टेट होता है जिस स्टेट में और उसमें पानी भर नहीं सकता। ये आप लोग को हम बताए थे क्या, टर्जिड और फ्लैसिड बताए थे। ओके, तो टर्जिडिटी वो सिचुएशन है जब सेल के अंदर और पानी भर नहीं सकता। अगर आप इससे बियॉन्ड पानी को डालने की कोशिश करोगे तो सेल बस्ट हो जाएगा, फट जाएगा, तो सेल स्वेल अप हो जाता है और बिकम टर्जिड हो जाता है। इस केस में एंडोऑस्मोसिस केस में। एक्सोऑस्मोसिस कब होता है, इट इज द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम सेल इनटू द सराउंडिंग सॉल्यूशन। तो जब पानी
सेल से निकल के उसके सराउंडिंग सॉल्यूशन में चले जाता है, तब उसको हम लोग एक्सोऑस्मोसिस बोलते हैं। जैसे कि ये अगर सॉल्यूशन है और यहाँ पे एक सेल है, तो इसमें से पानी कहाँ चले जाएगा? सॉल्यूशन में चले जाएगा। तो सीधा सा बात है, ये एंडोऑस्मोसिस कब होगा? एंडोऑस्मोसिस तब होगा जब सॉल्यूशन का वाटर कंसंट्रेशन क्या होगा? सॉल्यूशन का वाटर कंसंट्रेशन हाई होगा और सेल का वाटर कंसंट्रेशन क्या होगा? वाटर कंसंट्रेशन लो होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और एक्सोऑस्मोसिस कब होगा? जब सॉल्यूशन का वाटर कंसंट्रेशन लो होगा और सेल का वाटर कंसंट्रेशन हाई होगा। सीधा सा बात है, जहाँ पानी ज़्यादा है वहाँ से कम की तरफ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा? क्योंकि इसका पानी बाहर निकल जा रहा है, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में होगा द सेल श्रिंक हो जाएगा, सेल मतलब पिचक जाएगा एंड बिकम फ्लैसिड। फ्लैसिड का मतलब होता है वो सिचुएशन जहाँ पे वो और पानी लूज कर नहीं सकता। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है? मतलब उसके पास पानी लूज करने के लिए नहीं के बराबर है। तो एग्जाम्पल हो गया, जैसे कि अगर आप एक किशमिश लोगे और इस किशमिश को पानी में डाल दोगे तो पानी सोख के क्या होगा? फूल जाएगा। तो ठीक है, पॉज कर देंगे। तो देखो यहाँ पे ऑस्मोसिस को समझाया गया है कि ऑस्मोसिस कैसे वाटर को मतलब वाटर जहाँ पे हायर कंसंट्रेशन में रहता है वहाँ से वाटर जहाँ लोअर कंसंट्रेशन में है वहाँ तक वाटर कैसे मूव करता है उसको समझाने के लिए एक्सपेरिमेंट किया गया है। इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया गया है? एक बीकर लिया गया है और इस बीकर में क्या भर दिया गया है? पानी भर दिया गया, ओके। और इसमें एक ना क्रिस्टल फनेल को डाला गया है। देखो ये एक फनेल है और ये इन्वर्टेड फनेल है, ठीक है। और यहाँ जो ये फनेल का जो नीचे का हिस्सा है ना, यहाँ पे या तो आप सेलोफेन पेपर यूज कर सकते हो या आप व्हिस्किंग बैग यूज कर सकते हो। ये सेलोफेन पेपर और व्हिस्किंग बैग जो है ना, ये कैसा मेम्ब्रेन है? ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन का मतलब यहाँ पे जो वाटर को तो पास होने देता है, पर जो शुगर रहेगा या सॉल्ट रहेगा सॉल्यूशन में उसको पास होने नहीं देगा। मतलब सॉल्यूट को पास नहीं होने देगा, सॉल्वेंट को पास होने देगा। तो यहाँ पे जब या तो आप सेलोफेन पेपर यूज़ कर लो या व्हिस्किंग बैग यूज़ कर लो, तो मान लो कि हम यहाँ पे सेलोफेन पेपर यूज़ किए हैं। अब देखो सीधा सा बात है, ये जो तुम्हारा क्रिस्टल फनेल है ना, इसके अंदर क्या है? शुगर सॉल्यूशन। मतलब इसके अंदर जो सॉल्यूशन है उसके अंदर दोनों चीज़ है, वाटर भी है और शुगर भी है। तो एक तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि उसके अंदर वाटर का क्वांटिटी क्या है? लेस है। ये चीज़ समझ में आ रही है कि नहीं? और जो बीकर है उसमें वाटर का क्वांटिटी क्या है? ज़्यादा है। तो वाटर क्या होगा? इसके अंदर जाने लगेगा, यस और नो? तो वाटर जैसे ही इसके अंदर जाएगा तो देखो इसमें सॉल्यूशन का लेवल पहले इतना था, तो जैसे जैसे इसमें वाटर जाने लगेगा सॉल्यूशन का लेवल क्या होगा? बढ़ने लगेगा। तो सॉल्यूशन का जो लेवल राइज हो रहा है उससे हम लोग को पता चलेगा कि यहाँ पे क्या हो रहा है? ऑस्मोसिस हो रहा है। तो ऑस्मोसिस हमेशा कहाँ से कहाँ होता है? ऑस्मोसिस होता है, आप इसको दो तरीका से बता सकते हो। ऑस्मोसिस हमेशा जो होता है उसको आप दो तरीका से समझा सकते हो, लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन, ये एक तरीका से आप बोल सकते हो। या आप बोल सकते हो हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन। दोनों डेफिनेशन सही है। अगर आप सॉल्यूट के पॉइंट ऑफ व्यू बोलोगे तो कम सॉल्यूट से ज़्यादा सॉल्यूट की तरफ, क्योंकि देखो यहाँ पे चीनी नहीं है और यहाँ चीनी है, मतलब यहाँ पे चीनी का क्वांटिटी ज़्यादा है और यहाँ पे कम है, तो लो सॉल्यूट से हाई सॉल्यूट तक जा रहा है। और सॉल्वेंट के पॉइंट ऑफ व्यू देखें, मतलब वाटर के पॉइंट ऑफ व्यू, तो हाई वाटर से लो वाटर की तरफ जा रहा है। तो दोनों डेफिनेशन ही सही है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है कि सेलोफेन पेपर और व्हिस्किंग बैग अगर आप यूज़ करोगे तो इसमें देखा जाएगा कि इसमें सॉल्यूशन का लेवल राइज हो रहा है। इससे पता चल रहा है कि यहाँ पे कौन सा ऑस्मोसिस हो रहा है? एंडोऑस्मोसिस हो रहा है। लेकिन अगर यहीं पे आप अगर ये क्लोथ यूज़ करोगे जिसको बोलते हैं मुस्लिन क्लोथ, क्या बोलते हैं इसको? मुस्लिन क्लोथ भी बोलते हैं या मसलिन क्लोथ भी बोल सकते हैं, मसलिन क्लोथ। तो ये जो होता है ये फ्रीली परमेबल होता है। फ्रीली परमेबल मतलब इसमें सब कुछ पास हो सकता है। तो अगर आप यहाँ पे मसलिन क्लोथ यूज़ करोगे तो प्रॉब्लम क्या होगा? क्योंकि इसमें सब कुछ पास हो सकता है, इसके अंदर जो शुगर है ना वो सभी के सभी किस में आ जाएगा? वाटर में आ जाएगा, मतलब सब इंटरमिक्स हो जाएगा। कुछ देर बाद इसमें मतलब इसका जो फ्लेवर रहेगा इसका फ्लेवर भी वैसा ही हो जाएगा। मतलब
हर जगह शुगर का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो बराबर हो जाएगा, इसमें भी और इसमें भी, मतलब सॉल्यूशन में भी और वाटर में भी। और वहीं अगर आप यहाँ पे रबर यूज़ करते हो तो रबर जो है वो इम्परमेबल है। इम्परमेबल मतलब वो कुछ भी चीज़ को पास होने नहीं देगा। उसके अलावा देखो ये भी याद रखना कि सेल वॉल जो होता है, किसी भी सेल का सेल वॉल, वो भी क्या होता है, फ्रीली परमेबल। और किसी भी सेल का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है वो हमेशा क्या होता है, सेमी परमेबल। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है? तो देखो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। ऑस्मोटिक प्रेशर होता है, हम लोग जानते हैं कि जब हम लोग यहाँ पे शुगर सॉल्यूशन लेंगे क्रिस्टल फनेल में, और यहाँ पे हम लोग या तो विस्किंग बैग या सेलोफेन पेपर यूज़ करेंगे जो कि सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, और यहाँ पे वाटर रहेगा, तो वाटर क्या होगा, हाई वाटर कंसंट्रेशन से लो वाटर कंसंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करेगा। और ग्रेजुअली क्या होगा, यहाँ पे एक ये लगा हुआ है, पिस्टन लगा हुआ है, तो जैसे जैसे वाटर इसके अंदर एंटर करेगा ये पिस्टन का क्या होगा, राइज होगा। ये मतलब पिस्टन ऊपर की तरफ मूव करेगा कि नहीं, क्योंकि वाटर इसके अंदर एंटर कर रहा है। लेकिन यहाँ पे बोला है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, ऑस्मोटिक प्रेशर वो मिनिमम प्रेशर है जो कि मैं यहाँ पे दूंगा बाहर से, ताकि ऑस्मोसिस हो ना पाए। मतलब देखो जैसी वाटर अंदर जाने लगेगा ये पिस्टन राइज होगा कि नहीं, ये पिस्टन ऊपर की तरफ उठने लगेगा। लेकिन उसी टाइम मैं अगर इसको क्या कर दूँ, ऐसे करके प्रेस कर दूंगा तो क्या होगा, जो पानी इसके अंदर जा रहा है वो जाना बंद हो जाएगा। अरे क्योंकि देखो मैं इसको अगर प्रेस कर देता हूँ तो इसका ये ऊपर उठ ही नहीं पाएगा, और जब ये ऊपर नहीं उठेगा तो पानी भी इसके अंदर नहीं जाएगा। तो बोला है कितना कम से कम यहाँ पे हम प्रेशर देंगे बाहर से, ताकि ऑस्मोसिस हो नहीं पाएगा, मतलब वाटर का मूवमेंट सॉल्यूशन के अंदर नहीं हो पाएगा। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे अपना हाथ रख दूँ, इसमें पानी तभी ना अंदर जाएगा जब यहाँ पे जगह होगा। मैं जगह बनने ही नहीं दे रहा हूँ, मैं इसको ऊपर जाने ही नहीं दे रहा हूँ। चीज़ें समझ में आ रहा है ना। तो देखो यहाँ पे लिखा है टोनिसिटी। टोनिसिटी का मतलब होता है रिलेटिव कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन अराउंड द सेल दैट डिटरमाइन एक्सटेंट ऑफ डिफ्यूजन इनटू द सेल। इसका मतलब क्या हुआ, अगर आपको समझ नहीं आया तो समझो, ये एक सेल है और ये सेल के चारों तरफ क्या है, सॉल्यूशन है, ठीक है। तो यहाँ पे जो डिफ्यूजन होगा वो या तो सेल के अंदर होगा, यहाँ पे एक चीज़ थोड़ा चेंज कर देना, यहाँ हम थोड़ा गलत देखें, एक्सटेंट ऑफ डिफ्यूजन इनटू और आउट ऑफ द सेल। अब ठीक है, इनटू और आउट ऑफ द सेल, अब ठीक है। तो देखो सेल के अंदर का कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन डिसाइड करेगा कि जो भी डिफ्यूजन होगा, मतलब वो जो भी वाटर का मूवमेंट होगा वो अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा। तो इसलिए यहाँ पे वर्ड क्या यूज़ किया गया है, रिलेटिव। रिलेटिव का मतलब होता है कंपैरिजन। तो यहाँ पे हम लोग को सेल का और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन को क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन करना पड़ेगा। और कंपैरिजन करने के बाद ही हम लोग को पता चलेगा कि वाटर अंदर जाएगा या बाहर जाएगा। इसलिए बोला कि डिफ्यूजन इनटू होगा या आउट ऑफ द सेल होगा, उसके बारे में हम लोग को पता चलेगा। मान लो सेल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है, सेल का कंसंट्रेशन ज़्यादा है मतलब उसमें सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट कम है। तो इस केस में क्या होगा बताओ, तो उस केस में सॉल्यूशन से पानी अंदर की तरफ जाएगा। और अगर सोच लो उल्टा केस है, मतलब सेल का कंसंट्रेशन, सेल में सॉल्यूट का कंसंट्रेशन लो है और सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन जो है वो क्या है, हाई है, तो वाटर बाहर की तरफ जाएगा। तो इससे हम लोग को ये समझ में आ रहा है कि सेल का कंसंट्रेशन और उसके बाहर के तरफ में जो सॉल्यूशन है उसका कंसंट्रेशन डिसाइड करेगा कि वो जो डिफ्यूजन होगा वो अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, कि अगर सोच लो सेल के अंदर सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है, किसके कंपैरिजन में, सॉल्यूशन के कंपैरिजन में। इसका मतलब क्या हो गया, सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या है, सॉल्यूशन में सॉल्यूट क्या है, हाई है, और सॉल्वेंट क्या है, लो है। तो देखो यहाँ पे क्लियर समझ में आ रहा है कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज़्यादा है और सॉल्वेंट कम है, और सेल के अंदर सॉल्यूट कम है और सॉल्वेंट ज़्यादा है। तो सॉल्वेंट क्या होगा, बाहर की तरफ जाएगा। तो इस केस में सॉल्वेंट बाहर की तरफ जाएगा, क्योंकि बाहर में सॉल्वेंट का क्वांटिटी क्या है, कम है। ये चीज़ें समझ में आ रहा है कि नहीं। और अगर इसका रिवर्स होता तो सॉल्वेंट अंदर जाता। तो डायरेक्शन
तो टोनिसिटी क्या होता है? रिलेटिव कंसंट्रेशन। रिलेटिव कंसंट्रेशन मतलब सेल का कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन का डिफरेंस। अरे समझ में आ रहा है? सेल का कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन में कितना का डिफरेंस है, उसी को बोलते हैं रिलेटिव कंसंट्रेशन। और वही डिसाइड करेगा कि डिफ्यूजन किस हद तक होगा, अंदर की तरफ होगा या बाहर की तरफ होगा। तो समझ में आ रहा है? अच्छा ठीक है, मेरी बात सुनो। सॉल्यूशन जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसका अंदर उतना ही सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है जितना सेल के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट होता है। मतलब सोच लो ये ऐसा सॉल्यूशन है, मतलब एक सॉल्यूशन है जिसमें हम एक सेल को डाल दिए। यहाँ पे सॉल्यूशन है और हम इसके अंदर क्या डाल दिए? एक सेल डाल दिए। तो सेल के अंदर जितना सॉल्यूट है सॉल्यूशन में भी उतना ही सॉल्यूट है, सेल के अंदर में जितना सॉल्वेंट है सॉल्यूशन में भी उतना ही सॉल्वेंट है। तो इस केस में क्या होगा? ऑस्मोसिस नहीं होगा, मतलब नेट ऑस्मोसिस नहीं होगा। ऑस्मोसिस तो होते रहता है, एक्चुअली क्या होता है ना, क्योंकि हम लोग को पता है कि इसके अंदर जितना पानी होगा बाहर में भी उतना ही पानी है, तो इधर से जितना पानी अंदर आता है उतना पानी इधर से बाहर चले जाता है। मतलब ओवरऑल नेट ऑस्मोसिस क्या हो जाता है? 0। मतलब इस केस में सेल का शेप में कोई फर्क नहीं पड़ता है, सेल का जो शेप है वैसा ही रहता है। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन लो होता है एज कम्पेयर टू सेल। मतलब इस केस में आप बोल सकते हो कि ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन क्या है? कम है, और सेल के अंदर जो सॉल्वेंट है उसका कंसंट्रेशन क्या है? ज़्यादा है। तो इस केस में क्या होगा? एक्जोऑस्मोसिस होगा, क्योंकि सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का मात्रा कम है। सॉल्वेंट मतलब पानी, पानी का मात्रा, तो ये एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें पानी का मात्रा कम है। और उसी तरह से हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है? एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसमें पानी का मात्रा ज़्यादा है एज कम्पेयर टू सेल। तो इसीलिए इस सॉल्यूशन में अगर आप सेल को डालोगे तो एंडोऑस्मोसिस होगा। तो इस केस में क्या, अगर आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हो तो क्या होगा? एक्जोऑस्मोसिस। सेल क्या हो जाएगा? फ्लैसिड, मतलब श्रिंक हो जाएगा। और इसमें डालोगे तो सेल क्या हो जाएगा? टर्जिड। अरे समझ में आ रहा है कि? तो अगर सेल और सॉल्यूशन दोनों का वाटर कंसंट्रेशन सेम है तो उस सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोला जाएगा। अगर किसी सॉल्यूशन में वाटर कंसंट्रेशन कम है कंपेयर टू सेल तो उसको हाइपरटोनिक बोला जाएगा। और किसी में अगर पानी का मात्रा ज़्यादा है, किसी सॉल्यूशन में अगर पानी का मात्रा ज़्यादा है तो उसको हाइपोटोनिक बोला जाएगा। इसको आप याद ऐसे रख सकते हो, आइसो मतलब तो हम हो गया बराबर, हाइपर हम लोग का हो जाता है। सोच लो कि तुमको प्यास लगा है और तुमको पानी नहीं मिल रहा है तो तुम हाइपर हो जाओगे, ऐसे याद रख सकते हो। तो ये एक ऐसा सोल्यूशन है जिसके पास पानी का कमी है, इसलिए वो हाइपर हो जा रहा है। और इसको आप ऐसे याद रख सकते हो कि जिसके पास बहुत ज़्यादा पानी है वो फूला फूला रहेगा, हिप्पो जैसा। तो हिप्पोटोनिक एक्चुअली हाइपोटोनिक है, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हो। देखो अभी हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब ही होता है कि एक्टिव जब भी वर्ड यूज़ होगा तो आप समझ लेना वहाँ पे पक्का कोई एनर्जी लग रहा है। जनरली ऑस्मोसिस जो होता है उसमें कोई एनर्जी नहीं लगता। ऑस्मोसिस में क्या होता है? वाटर हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन में मूव करता है। मतलब एक जगह ज़्यादा पानी है और एक जगह कम पानी है तो ऑटोमेटिक पानी ज़्यादा से कम की तरफ मूव करेगा। लेकिन जब आप कम से ज़्यादा की तरफ कोई चीज़ को मूव करते हो ना तब वहाँ पे एनर्जी लगता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? मान लो कि एक बाल्टी में ज़्यादा पानी है और एक बाल्टी में कम पानी है और दोनों को पाइप से कनेक्ट कर देंगे तो सीधा सा बात है ज़्यादा पानी वाला से कम पानी वाला में पानी फ्लो करेगा। लेकिन अगर मैं उल्टा चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कम पानी वाला से ज़्यादा पानी वाला में मूवमेंट करे, तो हम लोग का घर में भी क्या करते हैं, जब टंकी ऊपर में लगे रहता है छत के ऊपर तो और उसमें से पानी को नीचे भेजना होता है तो उसमें कोई एनर्जी नहीं लगता है। लेकिन अगर सोच लो ग्राउंड के अंदर से पानी को छत के ऊपर मतलब टंकी में पहुँचाना है तो मोटर यूज़ करना पड़ता है, मतलब एनर्जी लगता है। तो वही चीज़ को यहाँ पे समझाया है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट क्या होता है। एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है जब सॉल्यूट को लोअर सॉल्यूट कंसंट्रेशन से हायर सॉल्यूट कंसंट्रेशन तक पहुँचाया जाता है। लेकिन ये पहुँचाने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। और ये एनर्जी कहाँ से आता है? ये एनर्जी वो सेल के द्वारा ही यूज़ किया जाता है। जो एनर्जी सेल में एटीपी फॉर्म में स्टोर है। इसको आप ऐसे समझ लो, देखो ये एक सेल है और सेल के अंदर सॉल्यूट कंसंट्रेशन क्या है? हाई है। और सेल के बाहर में जो सराउंडिंग है वहाँ पे सॉल्यूट कंसंट्रेशन लो है। और ये सेल चाहता है कि बाहर से सॉल्यूट को हम अंदर और लाएं, मतलब लो से हाई की तरफ लाएं। तो सेल को इसके लिए क्या करना पड़ेगा? अपना एनर्जी को लगाना पड़ेगा। और वो एनर्जी किस फॉर्म में लगेगा? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। क्योंकि सेल में एनर्जी जो स्टोर रहता है वो किस फॉर्म में स्टोर रहता है? इन द फॉर्म ऑफ एटीपी।
अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये जो प्रोसेस एक्टिव ट्रांसपोर्ट प्लांट का रूट करता क्यों है। तो देखो इसका पीछे बहुत सिंपल सा कारण है। प्लांट का रूट चाहता है कि उसके सेल के अंदर सॉल्यूट का क्वांटिटी ज़्यादा हो और पानी का क्वांटिटी कम हो, ताकि उस सॉल्यूट को डिसॉल्व करने के लिए सॉइल में जो पानी है ना वो ऑटोमेटिक क्या हो, अंदर आए। चीज़ें आप समझ रहे हो। जहाँ पे सॉल्यूट लो है वहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, मतलब वहाँ पे सॉल्वेंट ज़्यादा होगा, मतलब वाटर ज़्यादा होगा। और सेल हमेशा क्या करता है, अपने अंदर सॉल्यूट का क्वांटिटी को बढ़ा के रखता है ताकि उसके अंदर सॉल्वेंट क्या हो, सॉल्वेंट मतलब पानी कम हो। तो सीधा सा इसका अगर पानी कम होगा तो ऑटोमेटिक पानी बाहर से कहाँ आएगा, अंदर आएगा। और ये पानी फिर रूट से होते हुए, स्टेम से होते हुए ऊपर चले जाएगा। कुछ पानी फोटोसिंथेसिस के लिए यूज हो जाएगा, कुछ पानी ट्रांसपिरेशन के लिए यूज हो जाता है, कुछ पानी ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूज हो जाएगा, कुछ मैकेनिकल स्टिफनेस के लिए यूज हो जाएगा, मतलब जो भी सॉफ्ट टिश्यू है उसको मजबूती प्रोवाइड करने के लिए। अरे समझ में आ रहा है ना। पेड़ को बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी चाहिए और पेड़ के अंदर पानी तभी आएगा जब पेड़ के अंदर पानी कम हो और सॉल्यूट मतलब मिनरल्स ज़्यादा हो। तो इसलिए पेड़ ना जितना ज़्यादा मिनरल्स होता है उतना अपने अंदर भर के रखता है ताकि ऑटोमेटिक ऑस्मोसिस के जरिए पानी कहाँ है, अंदर है। ये चीज़ें समझ रहे हो क्यों वो अपना सॉल्यूट क्वांटिटी बढ़ा के रखता है, ताकि पानी अंदर आए उसको डिसॉल्व करने के लिए, और इसी तरह से पेड़ को ज़्यादा से ज़्यादा पानी मिल पाए। तो देखो पैसिव ट्रांसपोर्ट जो होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का जस्ट उल्टा होता है। इसमें क्या होता है, चीज़ें हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाता है। और आपको पता है कि जब कोई चीज़ हाई में होता है और उसको लो में जाना है तो वो अपने आप ही चले जाएगा, उसके लिए कोई एनर्जी का जरूरत नहीं है। इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जहाँ पे ज़्यादा पानी होता है वहाँ से जहाँ पे कम पानी होता है वहाँ पे पानी अपने आप फ्लो करता है, उसके लिए कोई एनर्जी नहीं लगता, इसीलिए इसको पैसिव बोला गया है, पैसिव ट्रांसपोर्ट। तो देखो यहाँ पे हम लोग दो टर्म ऑलरेडी पढ़ चुके थे। एक तो टर्म का नाम था फ्लैसिडिटी और एक तो का नाम था टर्जिडिटी। टर्जिडिटी वो कंडीशन होता है जहाँ पे सेल और पानी को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, क्योंकि उसके अंदर ऑलरेडी इतना पानी है कि और उसके अंदर जगह ही नहीं है पानी को एब्जॉर्ब करने के लिए, मतलब वो सेल पूरी तरह से फुल चुका है और अगर आप एक्स्ट्रा पानी दोगे तो सेल फट जाएगा। फ्लैसिडिटी वो सिचुएशन होता है जहाँ पे सेल अपना सारा पानी खो चुका है और उसके पास पानी खोने के लिए नहीं है, मतलब वो सेल पूरी तरह से सिकुड़ चुका है, पूरा पानी श्रिंक हो चुका है, पूरा पानी छोड़ दिया है। अब प्लाज्मोलाइसिस जो है ना, प्लाज्मोलाइसिस एक ऐसा स्टेट है, एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे सेल अभी पानी लॉस कर रहा है, पूरा किया नहीं है। और ये सेल पानी लॉस कब करता है, जब आप उसको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में डालते हो। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूट ज़्यादा होता है और सॉल्वेंट कम होता है। तो जैसे ही आप एक सेल को उसमें डालोगे तो वो उसके अंदर का जितना भी पानी है उसको खींच लेगा। तो देखो प्लाज्मोलाइसिस के कारण फ्लैसिडिटी होता है, मतलब प्लाज्मोलाइसिस के दौरान में क्या हो रहा है, एक सेल पानी को बस लूज कर रहा है, मतलब अभी पानी को लूज ही कर रहा है, पूरा लूज किया नहीं। लेकिन जब वो सेल पूरा पानी को लूज कर लेगा तब वो स्टेट को क्या बोलेंगे, फ्लैसिडिटी। समझ में आया? तो हम लोग तो एक तरह से बोल सकते हैं प्लाज्मोलाइसिस लीड टू फ्लैसिडिटी, मतलब प्लाज्मोलाइसिस के कारण फ्लैसिडिटी होता है। मतलब यहाँ पे वाटर लॉस हो रहा है, वहाँ पे वाटर लॉस हो चुका है। ओके नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे हमारा, मैं यहाँ पे एक सेल को लेकर समझाया हूँ। तो हम लोग जानते हैं प्लांट सेल के अंदर वैक्यूल होता है और वैक्यूल के अंदर होता है सेल सैप, और सेल सैप एक तरह का सॉल्यूशन है जो क्या क्या चीज़ से बना हुआ है, ग्लूकोज से बना हुआ है, मिनरल से बना हुआ है, वाटर से बना हुआ है, मतलब इसमें हर चीज़ का मिक्सचर है, मतलब एक तरह का सॉल्यूशन है। अब देखो जब एक सेल के अंदर पूरा पानी भर जाता है और वो और ज़्यादा पानी ले नहीं सकता, तो उस सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं टर्जिट। और जैसी सेल टर्जिट हो जाता है तो उस टाइम ये जो सेल के अंदर में जो पानी है ना, मतलब सेल के अंदर में जो सॉल्यूशन है सेल सैप, ये ना बाहर की तरफ एक प्रेशर देता है। क्यों देता है बाहर की तरफ प्रेशर? ताकि बाहर का पानी अंदर नहीं आ सके। समझ में आ रहा है ना? अरे क्योंकि देखो एक सेल के अंदर जब पानी पूरी तरह से भर जाएगा और उसके पास पानी आने के लिए जगह तो वो क्या करेगा, बाहर से जो और पानी आ रहा है उसको रोकेगा। तो ये जो अंदर का प्रेशर होता है जो बाहर का पानी को अंदर आने नहीं देता, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टर्जर प्रेशर। टर्जर प्रेशर क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि सेल अभी टर्जिड हो चुका है, मतलब इसमें और पानी भर नहीं सकता। और ये जो टर्जर प्रेशर है ना, वो सेल किसके ऊपर ऑफर करता है? ये सेल का जो वाल है ना उसके ऊपर ऑफर करता है। किसके ऊपर? सेल का वाल के ऊपर, ताकि इस वाल से और पानी अंदर आ ना सके। ये चीज आपको समझ में आया?
इसलिए टर्जर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर ऑफर बाय सेल कंटेंट। सेल कंटेंट मतलब जो सेल सैप है, किसके ऊपर? सेल वॉल के ऊपर। तो इसके अंदर जो भी चीज है वो जो सेल वॉल के ऊपर प्रेशर देता है, एक सेल के अंदर जो भी चीज है वो सेल वॉल के ऊपर जो प्रेशर देता है बाहर के तरफ, उसको टर्जर प्रेशर बोलते हैं। लेकिन सीधा सा बात है, जैसे एक बेलून में अगर आप हवा भर दो तो वो हवा बेलून का जो स्किन है उसको किधर धक्का दे रहा है? बाहर की तरफ धक्का दे रहा है। तो बेलून का जो स्किन है वो भी तो उसको अंदर की तरफ धक्का दे रहा है, किसको? हवा को। अगर वो बेलून का जो अंदर हवा है उसी को स्किन को बाहर की तरफ ही धक्का देते रहेगा तो उसका स्किन क्या होगा? फट जाएगा। लेकिन वो स्किन भी उसको काउंटर बैलेंस करते रहता है। उसी तरह से जब सेल का कंटेंट सेल वॉल को बाहर की तरफ धकेलता है, कौन सा प्रेशर से? टर्जर प्रेशर से। तो उसी टाइम सेल वॉल भी उसको काउंटर बैलेंस करता रहता है। नहीं तो सेल वॉल अगर काउंटर बैलेंस नहीं करेगा तो सेल फट जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे एक और प्रेशर भी काम करता है, इसको बोलते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या चाहता है कि सेल के अंदर हम और ज्यादा से ज्यादा पानी को डाल दे। समझ में आया कि नहीं? तो यहाँ पे टर्जर प्रेशर जो है ना वो अकेले दो प्रेशर से टकरा रहा है। एक तो सेल वॉल का प्रेशर, क्योंकि अंदर का जो पानी है वो बाहर जाना चाहता है, कौन सा प्रेशर के कारण? लेकिन सेल उसको पकड़ के रखा है, तो वो हो गया वॉल प्रेशर। तो सेल वॉल के कारण जो प्रेशर होता है किसके ऊपर? कंटेंट के ऊपर, उसको वॉल प्रेशर बोलते हैं। प्लस बाहर से जो पानी आ रहा है उसको भी वो अंदर का पानी अंदर आने नहीं दे रहा, तो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो एक तरह से बोल सकते हैं टर्जर प्रेशर दो प्रेशर को काउंटर बैलेंस कर रहा है, वॉल प्रेशर को भी और ऑस्मोटिक प्रेशर को भी। ऑस्मोटिक प्रेशर वॉल प्रेशर चाहता है कि वो पानी को कंप्रेस कर दे, और ऑस्मोटिक प्रेशर चाहता है कि हम और अंदर में पानी डाल दें। लेकिन टर्जर प्रेशर वो दोनों को क्या कर रहा है? रोक के रखा है। तो इसलिए हम लोग बोलेंगे टर्जर प्रेशर क्या हो गया? इक्वल टू वॉल प्रेशर प्लस ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑफ टर्जिडिटी, टर्जिडिटी का इंपॉर्टेंस क्या है? तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि टर्जिडिटी क्या प्रोवाइड करता है? मैकेनिकल स्टिफनेस, मतलब एक तरह का मजबूती प्रोवाइड करता है उन टिश्यू को जो टिश्यू सॉफ्ट होते हैं। जैसे कि पत्ता जो होता है, लीफ एक सॉफ्ट टिश्यू है, तो उसमें जब पानी का क्वांटिटी ज़्यादा रहता है तब पत्ता पूरा एकदम स्ट्रेट रहता है। लेकिन जैसे ही उसमें पानी का कमी होता है तो विल्ट हो जाता है। विल्ट हो जाता है मतलब सिकुड़ जाता है। तो आप अगर आफ्टरनून के टाइम में देखोगे तो आफ्टरनून के टाइम में क्या होता है? ट्रांसपिरेशन कुछ ज़्यादा ही होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी जाता है, तो प्लांट बहुत ज़्यादा वाटर लॉस करता है। तो प्लांट में कहीं ना कहीं पानी का कमी हो जाता है, तो वो आप पत्ता में देख सकते हो कि पत्ता ऐसे विल्ट हो जाता है, सिकुड़ जाता है। लेकिन वैसे फिर जब शाम हो जाता है ना, तो शाम जब हो जाता है तो गर्मी कम हो जाता है, तो ट्रांसपिरेशन भी कम हो जाता है, वाटर लॉस कम हो जाता है, तो फिर से ये पत्ता सब दोबारा टर्जिड हो जाता है। और जो पत्ता सिकुड़ा हुआ मतलब विल्टिंग स्टेट में था वो दोबारा स्टैंड आउट हो जाता है, मतलब पूरी तरह से सीधा हो जाता है। तो टर्जिडिटी का एक इम्पोर्टेंस है कि ये रिजिडिटी प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है। कौन सा टिश्यू को? सॉफ्ट टिश्यू। जैसे कि क्या हो गया? पत्ता, लीफ। देखो यूजेस ऑफ एक यूजेस हम लोग पढ़ चुके हैं टर्जिडिटी का कि वो मैकेनिकल स्टिफनेस, मतलब जो सॉफ्ट टिश्यू रहता है उसको रिजिड बना देता है। दूसरा है कि वो जर्मिनेटिंग सीड को और रूट्स को, प्लांट का रूट्स को हेल्प करता है कि वो हार्ड ग्राउंड को क्या कर सके? पेनिट्रेट कर सके। मतलब जो भी रूट रहता है वो हमेशा पानी के खोज में नीचे जाते रहता है, तो वो पानी को खोज में जो नीचे जाता है तो पानी को क्या पानी का खोज में जो नीचे जाता है तो वो सॉइल को क्या करता है? पेनिट्रेट करता है, मतलब सॉइल में को होल करता है। लेकिन वो होल करने के लिए उसके पास क्या होना चाहिए? स्ट्रेंथ होना चाहिए। वो स्ट्रेंथ भी किसके कारण आता है? टर्जिडिटी के कारण। उसी तरह से कोई जर्मिनेटिंग सीड है, मतलब कोई सीड को अगर आप मिट्टी के नीचे डाल दिए हो तो उसमें से जो नया बेबी प्लांट निकलेगा वो मिट्टी को चीर के बाहर निकलेगा। तो मिट्टी को जो चीर के बाहर निकलेगा तो उसके लिए भी जो वो प्रेशर चाहिए वो कहाँ से आता है? आपका टर्जिडिटी से ही आता है। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है? नेक्स्ट देखो, ये जो टर्जिडिटी है ये क्या क्रिएट करता है? ये रूट प्रेशर क्रिएट करता है। रूट प्रेशर क्रिएट करता है मतलब क्या? हम लोग जानते हैं कि जो रूट है वो किसके कांटेक्ट में है? सॉइल के कांटेक्ट में है। सॉइल से रूट को क्या मिल रहा है? वाटर मिल रहा है। तो जब ये वाटर सॉइल से रूट का सेल में आ जाता है तो इन सेल में वाटर का क्वांटिटी बढ़ जाता है, और ये वाटर का क्वांटिटी बढ़ने के कारण जो इनका नेक्स्ट सेल है जिसमें वाटर का कमी है उसमें ये वाटर को क्या करते हैं? पुश करते हैं। फिर इसमें वाटर का क्वांटिटी बढ़ जाता है, ये नेक्स्ट सेल में पानी को पुश करता है। ऐसे ही पानी को पुश कर करके फाइनली ये पानी को कहाँ पहुंचा देता है? ऊपर पहुंचा देता है। तो ये जो रूट प्रेशर का मतलब ही होता है कि रूट का जो सेल है उसमें पानी का क्वांटिटी इतना ज़्यादा हो गया है कि वो उस पानी को और टॉलरेट नहीं कर सकता। वो क्या करेगा? उसको नेक्स्ट सेल को ट्रांसफर कर देगा। इसीलिए हम यहाँ पे लिखे हैं इट विल रूट प्रेशर विच पुशेस वाटर टू द नेक्स्ट सेल, जो वाटर को नेक्स्ट सेल में पुश करता है, सो दैट वाटर कैन रीच टू द लिव्स
एंड द अपर पार्ट, ताकि वाटर पत्तों तक और ऊपर पार्ट तक पहुंच सके। देखो अगर आप रूट प्रेशर को चेक करना चाहते हो तो अगर आप पेड़ में कभी कोई कुल्हाड़ी उल्हाड़ी से या कोई धारदार चीज से मारोगे और उसका कोई स्टेम कटेगा तो वहां से कभी कभी क्या होता है, बहुत ज्यादा पानी निकलने लगता है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग। तो ऐसा कभी कभी न्यूज में भी आया कि किसी पेड़ में कोई कुल्हाड़ी से काट रहा था तो अचानक से उसमें से पानी निकलने लगा, तो सब कोई बोलने लगा अरे ये तो मतलब चमत्कार चमत्कार। लेकिन वहाँ कोई चमत्कार नहीं हो रहा है। रूट प्रेशर इतना ज़्यादा था कि उसके अंदर पानी का प्रेशर बहुत ज़्यादा था, तो जैसे ही कोई स्टेम कटा ना, जाइलम कटा होगा तो वहाँ से पानी फेंकने लगा होगा। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, समझ में आया ना। तो रूट प्रेशर के कारण क्या होता है, कभी कभी अगर बहुत ज़्यादा रूट प्रेशर है, मतलब बहुत ज़्यादा अगर प्लांट के अंदर पानी है और किसी स्टेम को अगर आप काट दो तो वहाँ से ब्लीडिंग होने लगेगा। ब्लीडिंग मतलब खून नहीं निकलेगा, पानी निकलेगा। तो देखो यूजेस ऑफ टर्जिडिटी में और एक चीज आता है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। तो स्टोमाटा क्या होता है, पत्ता जो होता है ना, जो लीफ होते हैं, लीफ का नीचे का हिस्सा में, ऊपर का हिस्सा में नहीं, लीफ का नीचे का हिस्सा में छोटे छोटे पोर्स होता है, उसको क्या बोला जाता है, स्टोमाटा। और वो पोर्स को एक दरवाजा, मतलब उसके ऊपर एक दरवाजा लगे रहता है, गेट लगे रहता है, जिसको गार्ड सेल बोलते हैं। समझ में आया। तो क्या होता है, वो गार्ड सेल जब फ्लैसिडिटी स्टेट में रहेगा, मतलब उसके अंदर पानी का कमी रहेगा, तो वो गार्ड सेल क्या होता है, ऐसे बंद रहता है। अब बंद रहने के कारण क्या होता है, ये जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है ना, वो अंदर जा नहीं पाएगा। मतलब यहाँ पे स्टोमाटा क्लोज स्टेट में है, तो स्टोमाटा बंद है। स्टोमाटा बंद कब होता है, जब गार्ड सेल एक दूसरे से मतलब जब गार्ड सेल बंद हो जाता है तब स्टोमाटा भी स्टोमाटा बस एक होल है, उसको गार्ड सेल क्या किया है, ऐसे बंद करके रखा है। कब बंद करके रखा है, जब सेल क्या है, फ्लैसिड, मतलब उसमें पानी का कमी है। लेकिन जैसे ही उसमें पानी भर जाता है, वो टर्जिड हो जाता है, तो वो ऐसे से ना ऐसे हो जाता है, ऐसे खुल जाता है। जैसे खुल जाएगा गार्ड सेल, जैसे खुलेगा तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड है वो अंदर जा पाएगा। क्योंकि देखो पानी तो रूट से लीफ तक पहुंच जा रहा है, लेकिन फोटोसिंथेसिस करने के लिए दो चीज चाहिए, पानी चाहिए और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से अंदर जाता है, थ्रू स्टोमाटा। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अंदर तभी जाएगा जब ये गार्ड सेल खुलेगा। तो स्टोमाटा को खोलने के लिए गार्ड सेल को भी खुलना पड़ेगा। और गार्ड सेल कब खुलता है, जब गार्ड सेल क्या हो जाता है, टर्जिड। और स्टोमाटा को बंद होने के लिए गार्ड सेल को भी बंद होना पड़ेगा। और गार्ड सेल बंद कब होता है, जब गार्ड सेल हो जाता है फ्लैसिड, मतलब पानी का कमी हो जाता है। तो इस तरह से टर्जिडिटी इसको कंट्रोल कर रहा है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमाटा। तो देखो कुछ प्लांट ऐसे होते हैं, कुछ सेंसिटिव प्लांट होते हैं ऐसे, जिनको अगर आप छुओगे ना, तो जिस हिस्सा को आप छुओगे वहाँ का टर्जिडिटी खत्म हो जाएगा, मतलब वहाँ का पानी ना पीछे हट जाएगा। मान लो, सोच लो कि ये एक लीफ है सेंसिटिव प्लांट का, आप जैसे इस हिस्सा को छुए ना तो यहाँ पे जो भी पानी था वो पीछे हट जाएगा। पीछे जैसे ही हटेगा तो यहाँ पे टर्जिडिटी कम हो जाएगा, तो ये पत्ता ना ऐसे ऐसे सिकुड़ने लगेगा। तो ऐसा लगता है कि ना वो मूवमेंट कर रहा है, समझ में आ रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है कि वो अपने आप को विड्रॉल कर रहा है। और इस विड्रॉल का प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ड्रूपिंग। तो जैसे इस पत्ता को आप छुओगे तो ये पत्ता ऐसे होने लगेगा, मतलब ड्रूपिंग होने लगेगा, पीछे हटने लगेगा। पर एक्चुअली वो पीछे नहीं हट रहा है, उसके अंदर जो पानी है ना वो पीछे हटने लग रहा है। पानी पीछे हटेगा तो ये दोबारा विल्ट होने लगेगा, सिकुड़ने लगेगा। और 2 से 3 सेकंड बाद दोबारा क्या होता है, पानी वापस आ जाता है, तो फिर से पत्ता ऐसे हो जाता है। तो हम लोग को लग रहा है कि वो टच को क्या कर रहा है, सेंस कर रहा है। पर एक्चुअली क्या हो रहा है, टच करने से वो अपना टर्जिडिटी को खो रहा है 2 से 3 सेकंड के लिए। और वो आपको लगेगा कि एक मूवमेंट हो रहा है, ड्रूपिंग मूवमेंट हो रहा है, मतलब कोई चीज़ पीछे हट रहा है। और इसका एग्जाम्पल है मिमोसा पुडिका प्लांट। तो देखो यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे रूट प्रेशर क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि जो रूट हेयर होता है वो क्या करता है, पानी को एब्जॉर्ब करता है। बाय कौन सा प्रोसेस, ऑस्मोसिस। क्योंकि रूट के अंदर सॉल्यूट का जो सेल है, रूट हेयर का जो सेल है, उसके अंदर सॉल्यूट का क्वांटिटी ज़्यादा है और पानी का क्वांटिटी कम है। और सॉइल में पानी का क्वांटिटी ज़्यादा है और सॉल्यूट का क्वांटिटी कम है। तो पानी क्या होगा, अंदर जाएगा, पानी हमें हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन जाएगा, मतलब पानी जाएगा रूट हेयर का सेल में। जैसे ही पानी रूट हेयर का सेल में जाएगा वहाँ पे टर्जिडिटी क्रिएट हो जाएगा। उस टर्जिडिटी के कारण वो पानी को क्या करेगा, नेक्स्ट सेल में पुश करेगा, जिस सेल में अभी टर्जिडिटी क्रिएट। और ऐसे ही ये पानी एक सेल से दूसरा सेल होते होते फाइनली कहाँ पहुंचेगा, जाइलेम। और जाइलेम से ये चले जाएगा ऊपर, किसके पास, पत्तों के पास। किसके थ्रू, स्टेम के थ्रू, क्योंकि ये जाइलेम स्टेम से होते हुए लीव्स तक पहुंचता है। ये चीज आपको समझ में आ रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ नाम सब लिखा हूँ, उसको थोड़ा समझो। आपका प्लांट जो होता है ना, कोई भी प्लांट, उसमें सबसे बाहरी लेयर को बोलते हैं बार्क,
आप देखो कोई भी पेड़ में बाहर में सूखा सूखा लकड़ी जैसा रहता है, उसको बार्क बोलते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर रहता है उसका नाम होता है कॉर्टेक्स। इसीलिए यहाँ पे भी रूट जो है, रूट का जो भी सेल है वो किससे जाके मीट कर रहा है, कॉर्टेक्स से। समझ में आया। और कॉर्टेक्स के बाद जो नेक्स्ट लेयर आता है प्लांट में, मतलब ये लेयर सब अंदर अंदर है। ये देखो सबसे अंदर में कौन है, जाइलेम है। उसके जस्ट बाहर में क्या है, उसके जस्ट बाहर में कैम्बियम, उसके जस्ट बाहर में है फ्लोएम, फिर उसके जस्ट बाहर में है कॉर्टेक्स, और फाइनली सबसे बाहर में है बार्क। तो जो आपका रूट होता है ना वो डायरेक्टली किससे कनेक्टेड होता है, कॉर्टेक्स से कनेक्टेड होता है। उसको बार्क से कोई लेना देना नहीं है। और ये कॉर्टेक्स से होते हुए फिर फाइनली फ्लोएम से होते हुए फाइनली कैम्बियम से होते हुए जाइलेम तक पहुंचता है, और जाइलेम से फिर पानी ऊपर चले जाता है। ये चीज आपको समझ में आ रहा है। तो पानी ऐसे करके क्या होता है, ऊपर जाता है, और इसी होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, रूट प्रेशर। तो देखो जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उसका नाम है गटेशन। तो क्या होता है, मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में क्या होता है, रूट तो पानी कंटिन्यूसली एब्जॉर्ब कर रहा है, रूट कंटिन्यूसली पानी एब्जॉर्ब कर रहा है, और उस पानी को रूट क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ भेज रहा है, मतलब स्टेम्स और लिप्स की तरफ भेज रहा है। और वो जो स्टेम्स और रूट्स की तरफ जो पानी को भेज रहा है रूट, वो किस प्रेशर के कारण भेज रहा है, रूट प्रेशर के कारण। रूट प्रेशर का एक्चुअली मतलब क्या होता है, जब किसी एक सेल में वाटर का क्वांटिटी बढ़ जाता है, जैसे रूट का सेल में पानी वाटर का क्वांटिटी बढ़ जाता है, तो वो जो नेक्स्ट सेल है जिसमें पानी का कमी है उसमें वो वाटर को पुश कर देता है, ठीक है, या ट्रांसफ़र कर देता है, जिससे इस सेल में फिर वाटर का कमी हो जाता है, और फिर इस सेल में जो वाटर का कमी होता है उसको नेक्स्ट सेल का वाटर आके फिल करता है। तो मॉर्निंग और इवनिंग के टाइम में रूट प्रेशर तो काफ़ी ज़्यादा रहता है, पर ट्रांसपीरेशन काफ़ी कम रहता है, क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में मौसम ठंडा रहता है और इवनिंग के टाइम में भी मौसम ठंडा रहता है। तो इवापोरेशन जो हो रहा है ना वाटर का जो लॉस हो रहा है वाटर वेपर फॉर्म में, मतलब ट्रांसपीरेशन जो हो रहा है बहुत कम हो रहा है। तो इसके कारण क्या होता है कि प्लांट में पानी कंटिन्यूसली जा रहा है, किसके कारण, रूट प्रेशर के कारण, लेकिन वो पानी लॉस नहीं हो रहा है। तो पत्ता सब जो रहेगा, लीफ सब जो रहेगा, वो एक्सेस क्या हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, और बहुत ज़्यादा टर्जिडिटी से क्या हो सकता है, उसका सेल सब जो है वो फट सकता है। तो प्लांट अपने आप को एक्सेस टर्जिडिटी से बचाने के लिए एक्स्ट्रा वाटर को लूज करता है। कैसे लूज करता है, प्लांट का जो मतलब जो भी स्टेम सब में एक्स्ट्रा वाटर है ना, वो सारा एक्स्ट्रा वाटर को किस में डाल देता है, प्लांट का जो मतलब लीफ है ना उसका भेन में डाल देता है। किस में डाल देता है, और ये भेन से ये पानी होते हुए कहाँ पे आ जाता है, लीफ का मार्जिन पे आ जाता है। लीफ का मार्जिन मतलब लीफ का जो ये बाउंड्री है, और वहाँ से वहाँ पे छोटे छोटे पोर्स होते हैं, उससे ये पानी बाहर निकल जाता है। किस फॉर्म में निकलता है, इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। इसी होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गटेशन। तो गटेशन का मतलब होता है जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो पानी को भेंस में पोर कर दिया जाएगा। किसके भेंस में, लीफ का भेंस में, और वो लीफ का मार्जिन से बाहर ड्रॉपलेट फॉर्म में निकल जाएगा। इस होल प्रोसेस को क्या बोलते हैं, गटेशन। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है। और ये क्यों हो रहा है, जस्ट टू रिमूव एक्स्ट्रा वाटर, क्योंकि वो वाटर प्लांट को डैमेज पहुंचा सकता है। पॉज करना। तो देखो यहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट, यहाँ पे दो एक्सपेरिमेंट किया गया ये दिखाने के लिए कि प्लांट जो है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है। तो प्लांट जो वाटर को एब्जॉर्ब, मतलब प्लांट का जो रूट्स है वो पानी को एब्जॉर्ब करता है। इसके लिए क्या किया गया, एक प्लांट को ना एक ये टेस्ट ट्यूब में डाल दिया गया, मतलब प्लांट का जो रूट है उसको टेस्ट ट्यूब में डाल दिया गया, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पानी है, मतलब यहाँ पे वाटर है, मतलब इसका वाटर जो है वो टेस्ट ट्यूब, मतलब इसका जो रूट्स है वो वाटर में डूबा हुआ है, और यहाँ पे ऑयल है। तो जैसे जैसे प्लांट वाटर को एब्जॉर्ब करेगा, ऑयल का जो हाइट है वो क्या होगा, कम होते जाएगा। तो ऑयल का जो हाइट नीचे मतलब कम होते जाएगा, उससे हम लोग को पता चलेगा कि प्लांट पानी एब्जॉर्ब कर रहा है। अब यहाँ पे कोई ये भी सवाल उठा सकता है कि हो सकता है कि पानी ना इवापोरेट हो गया हो, लेकिन उसका जवाब ये है कि ऑयल, क्योंकि यहाँ पे ऑयल का लेयर है, और ऑयल जो है ना वो पानी को इवापोरेट होने नहीं देता है, क्योंकि इवापोरेशन एक सरफेस फेनोमेना है। इवापोरेशन में जो वाटर इवापोरेट होता है, मतलब वेपराइज होता है, वो सरफेस से होता है, लेकिन इसका सरफेस तो ऑयल से फिल्ड है, हाँ, मतलब ऑयल से भरा हुआ है, मतलब ये तो एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में नहीं है। तो ये ऑयल क्या कर रहा है, ऑयल प्रिवेंट कर रहा है प्रिवेंट इवापोरेशन ऑफ वाटर। और यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं फॉल इन हाइट ऑफ
height of oil indicate water is absorbed by root. Water is absorbed by roots. सेम एक्सपेरिमेंट को क्या किया गया, यहाँ पे एक कंटेनर लिया गया और उसमें फिर से एक प्लांट को डाला गया, मतलब वही सेम एक्सपेरिमेंट को दिखाने के लिए एक दूसरा तरीका यूज़ किया गया। ठीक है, तो इसमें क्या किया गया, यहाँ पे ना कलरफुल वाटर लिया गया, मतलब ये वाटर जो है ना, इसमें एक तरह का डाई मिलाया गया। डाई मतलब कुछ कलर मिलाया गया। तो पहले इसका पत्ता को तोड़ा गया, जब इस प्लांट को इस डाई में नहीं डाला गया था, तब इसका एक पत्ता को तोड़ा गया और उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया गया, या इसका एक स्टेम का टुकड़ा लिया गया और उसको माइक्रोस्कोप में स्टडी किया गया। तो देखा गया कि ना, वो जो मतलब स्टेम का जो भी सेल्स है ना, उसके साइटोप्लाज्म में कोई भी कलर नहीं था। लेकिन जब इसको कलरफुल पानी में डाला गया और इसको 3 से 4 घंटा के लिए छोड़ दिया गया और फिर से इसका एक स्टेम का सैंपल लिया गया और उसको माइक्रोस्कोप के अंदर स्टडी किया गया, तो पाया गया कि उसके साइटोप्लाज्म में यही कलर वाला वाटर पाया गया। तो इससे पता चल रहा है कि ये पानी क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है। और ये पानी किसके थ्रू ऊपर जा रहा है, जाइलेम के थ्रू ऊपर जा रहा है, क्योंकि जब इसका स्टेम को स्टडी किया गया तो स्टेम के अंदर जो जाइलेम वेसल था उसको भी स्टडी किया गया है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? तो इससे पता चल रहा है कि जो भी वाटर रूट के द्वारा एब्जॉर्ब हो रहा है वो किसके थ्रू ऊपर जा रहा है, जाइलेम के थ्रू। क्योंकि यहाँ पे जो उसका जाइलेम का जो सैंपल लिया गया, जाइलेम सेल को जब स्टडी किया गया किसके अंदर, स्टडी अंडर माइक्रोस्कोप, which shows the presence of colored dye। तो वो कलर डाई का प्रेजेंस शो किया। इससे पता चल रहा है कि पानी रूट के द्वारा एब्जॉर्ब हो रहा है और वो किसके थ्रू ऊपर जा रहा है, जाइलेम के थ्रू ऊपर जा रहा है। पॉज कर देना। तो देखो यहाँ पे एक प्रोसेस किया गया है जिसको बोलते हैं गर्डलिंग। गर्डलिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है कि जाइलेम को छोड़ दिया जाता है। जाइलेम हमेशा सेंटर में रहता है। अब फ्लोएम कहाँ रहता है, बाहर की तरफ, और जाइलेम और फ्लोएम के बीच में एक और लेयर रहता है जिसको कैम्बियम बोलते हैं। तो प्लांट का मतलब ये जो स्टेम है ना, ये स्टेम जो है उस प्लांट का स्टेम का फ्लोएम और कैम्बियम को हटा दिया गया है और सिर्फ किसको छोड़ दिया गया है, जाइलेम को छोड़ दिया गया है। अब क्योंकि जाइलेम का काम है पानी को ऊपर तरफ ले जाना, तो पानी का सप्लाई कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ है, और क्योंकि पानी का सप्लाई कंटिन्यूसली ऊपर की तरफ है इसलिए लीफ अभी भी टर्जिड है। मतलब लीफ का जो सेल है वो अभी भी टर्जिड है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो लीफ पूरी तरह से क्या दिखेगा, मैकेनिकली स्टिफ दिखेगा, मतलब सीधा दिखेगा। मतलब आप लीफ में कोई विल्टिंग स्टेट नहीं देखोगे, लीफ पूरी तरह से स्ट्रेट दिखेगा। लीफ स्ट्रेट क्यों दिख रहा है, क्योंकि पानी का सप्लाई कंटिन्यूसली है। तो इससे ये चीज़ समझ में आ रहा है कि जाइलेम वो चीज़ होता है जो पानी को ऊपर तरफ ले जा रहा है। अगर सोच लो हम लोग जाइलेम को काट दिए रहते तो पत्ता जो है वो विल्ट हो जाता, और क्योंकि पत्ता विल्ट नहीं हो रहा है, मतलब कोई ऐसा चीज़ है जो पानी को ऊपर तरफ ले जा रहा है, और हम लोग को ऑलरेडी पता है कि वो चीज़ क्या है, जाइलेम है, क्योंकि जाइलेम सेंटर में होता है। उसी तरह से इस एक्सपेरिमेंट से आपको ये भी पता चलेगा कि फ्लोएम जो है ना वो खाना को कहाँ ले जाता है, नीचे की तरफ। तो देखो सेंटर में जाइलम होता है और साइड साइड में क्या रहता है, फ्लोएम रहता है। कुछ टाइम बाद क्या देखोगे, क्योंकि पानी का सप्लाई है और एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड भी मिल जाएगा किसको, लीफ को, तो लीफ क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के बाद जो ग्लूकोज बनेगा, जो फूड बनेगा, उसको प्लांट क्या करेगा, नीचे की तरफ भेजेगा। किसके थ्रू भेजेगा, फ्लोएम के थ्रू। लेकिन यहाँ पे तो फ्लोएम को हम लोग काट दिए हैं, ये जो भी खाना नीचे जा रहा होगा वो यहाँ से नीचे नहीं जा पाएगा। तो कुछ टाइम बाद क्या होता है, ये हिस्सा ऐसे फूलने लगता है। तो यहाँ लिखे भी हैं पार्ट ऑफ स्टेम एबव गडलिंग, जहाँ पे गडलिंग किया गया है वहाँ से जो ऊपर का हिस्सा है स्टेम का, वो उसका डायमीटर बढ़ने लगता है। क्यों बढ़ने लगता है, ड्यू टू स्टोरेज ऑफ फूड, क्योंकि ये फूड नीचे पहुँच नहीं पा रहा है, तो सारा का सारा फूड यहीं पे स्टोर हो जा रहा है। अब इससे ये समझ में आ रहा है कि फूड हमेशा कहाँ जाता है, क्योंकि अगर ये वाला चीज को हम लोग काटे नहीं रहते तो ये ऐसा फूलता नहीं। अब क्योंकि यहाँ फूल रहा है मतलब फूड ऊपर से कहाँ आ रहा है, नीचे आ रहा है,
और यहाँ आके डिपॉजिट होते जा रहा है। और एक ऐसा टाइम आएगा जब रूट्स को और नीचे का स्टेम को फूड नहीं मिलेगा, और फूड का कमी से वो फाइनली प्लांट क्या होगा, मर जाएगा। फाइनल द पार्ट ऑफ स्टेम बिलो द गर्डलिंग विल नॉट गेट फूड एंड विल डाई। ये जब मर जाएगा तो प्लांट भी मर जाएगा। तो गर्डलिंग एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें फ्लोएम और कैम्बियम को हटाया जाता है, जाइलम को नहीं। और इस एक्सपेरिमेंट से सब कुछ पता चल जाता है कि पानी ऊपर की तरफ जाइलम ले जा रहा है और फ्लोएम खाना को लेकर नीचे आ रहा है। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्या क्या फैक्टर एसेंट ऑफ सैप के लिए रिस्पॉन्सिबल है। सैप मतलब हो गया वाटर और मिनरल्स को क्या क्या फैक्टर ऊपर पहुँचाने के लिए ज़रूरत है, मतलब क्या क्या फैक्टर होना चाहिए ताकि वो जो पानी रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है, जिस पानी में वाटर भी है और मिनरल भी है, उस पानी को किस चीज़ों के द्वारा उस पानी को कहाँ पहुँचाया जाएगा, ऊपर। एसेंट का मतलब ये होता है अपवर्ड मूवमेंट, इसलिए लिखे फैक्टर अफेक्टिंग एसेंट ऑफ सैप, और एसेंट का मतलब होता है अपवर्ड मूवमेंट। तो सबसे पहला फैक्टर है रूट प्रेशर। सीधा सा बात है, नीचे में जब रूट का सेल में पानी भरेगा तो वो पानी क्या होगा, नेक्स्ट सेल में ट्रांसफ़र होगा, क्योंकि उसके अगल बगल वाले सेल में पानी नहीं है। तो जैसे कि सोच लो कि रूट का सेल में पानी भरा, वो अगला सेल में पानी को पुश करेगा, फिर वो अगला सेल में पानी को पुश करेगा, ऐसे करके पानी कहाँ जाएगा, ऊपर। तो एक चीज़ तो है रूट प्रेशर। रूट प्रेशर का मतलब हो गया वाटर इज मूव फ्रॉम रूट टू टिप ऑफ प्लांट बाय सेल टू सेल ऑस्मोसिस, मतलब एक सेल से दूसरा सेल में वाटर का मूवमेंट होगा, मतलब हायर वाटर कंसंट्रेशन से लोअर वाटर कंसंट्रेशन। दूसरा कारण है ट्रांसपिरेशन पुल। ट्रांसपिरेशन पुल में क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि कोई भी प्लांट जो होता है उसका जो ऊपर का हिस्सा है वो हवा के कांटेक्ट में है, और वहाँ पे हमेशा क्या हो रहा है, ट्रांसपिरेशन हो रहा है। जब यहाँ पे ट्रांसपिरेशन कंटिन्यूसली होते रहेगा तो यहाँ पे क्या क्रिएट होगा, पानी का कमी क्रिएट होगा, पानी का लो प्रेशर क्रिएट होगा। और यहाँ पे जो भी पानी ऊपर आ रहा है वो तो लॉस हो जा रहा है ना वाटर वेपर फॉर्म में, तो यहाँ पे वाटर का कमी हो जा रहा है कि नहीं, मतलब एक तरह का लो प्रेशर क्रिएट हो रहा है। उस लो प्रेशर को भरने के लिए और पानी नीचे से क्या आएगा, ऊपर आएगा। इसी चीज को क्या बोलते हैं, ट्रांसपिरेशन पुल। तो ट्रांसपिरेशन पुल क्या है, वाटर लॉस फ्रॉम एरियल पार्ट। एरियल पार्ट मतलब जो पार्ट हवा के कांटेक्ट में है, और प्लांट क्रिएट लो प्रेशर विच पुल वाटर फ्रॉम बॉटम। वो ना नीचे का पानी को क्या करता है, खींचता है। इसको आप कुछ ऐसे समझ लो कि जैसे आप मुंह में एक स्ट्रॉ लेते हो और अपने मुंह का हवा को जब अंदर खींच लेते हो तो आपका मुंह में एक लो प्रेशर क्रिएट होता है, और उस लो प्रेशर के कारण वो स्ट्रॉ जिस भी कोल्ड ड्रिंक का बोतल में रहता है वो कोल्ड ड्रिंक वो ऊपर आ जाता है, उस लो प्रेशर को कॉम्पेंसेट करने के लिए। थर्ड प्रॉपर्टी है कैपिलरिटी ऑफ जाइलम वेसल। कैपिलरिटी ऑफ जाइलम वेसल का मतलब क्या होता है, जो वेसल ज़रूरत से ज़्यादा ही पतला होता है, उस वेसल को अगर आप पानी में डालोगे ना तो ये ऑब्जर्व किया गया कि उसमें वाटर ऑटोमेटिक ऊपर चढ़ने लगता है। समझ में आया कि नहीं, अगर आप कोई पतला सा वेसल को पानी में डुबाओगे तो पानी उसमें ऑटोमेटिक राइज होने लगता है। तो वो जो नेचर है उस वेसल का, उस नेचर को क्या बोलते हैं, कैपिलरिटी। तो जाइलम का जो वेसल होता है ना वो बहुत पतला पतला होता है। देखो लिखा भी है, ड्यू टू नैरो डायमीटर ऑफ जाइलम वाटर राइजेस इन इट। उसमें वाटर अपने आप ही राइज होता है, और इसी प्रॉपर्टी को कैपिलरिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कोहेशन एंड एडहेशन फोर्स। कोहेशन फोर्स होता है सेम मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन, और एडहेशन फोर्स होता है डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन। तो अब यहाँ पे देखो क्या होता है, जब एक वाटर का मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा, जब एक वाटर का मॉलिक्यूल ऊपर जाएगा तो उससे चिपक के क्या होगा, दूसरे वाटर मॉलिक्यूल भी ऊपर जाएंगे। तो एक वाटर मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, दूसरा वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ खींच रहा है, उसको बोलते हैं कोहेशन, क्योंकि यहाँ पे अट्रैक्शन जो है वो सेम मॉलिक्यूल के बीच में है। उसके अलावा जो प्लांट का जो सेल है, प्लांट का जो सेल है उसका जो सरफेस है वो वाटर मॉलिक्यूल उस सरफेस से ही होते हुए जाएगा। तो प्लांट का जो सेल का जो सरफेस है ना वो भी क्या करता है, वाटर मॉलिक्यूल को अपने तरफ खींचता है। जैसे आप देख लो यहाँ पे ये प्लांट का सेल है और ये सभी वाटर मॉलिक्यूल्स है। यहाँ पे एक वाटर मॉलिक्यूल को दूसरा वाटर मॉलिक्यूल खींच रहा है, कौन सा फोर्स से, कोहेशन। प्लस प्लांट का सेल का जो सरफेस है वो भी वाटर मॉलिक्यूल को खींच रहा है, कौन सा फोर्स, एडहेशन। क्योंकि प्लांट का सेल अलग मॉलिक्यूल है और वाटर एक अलग मॉलिक्यूल है। ये दोनों फोर्स के कारण भी क्या होता है, वाटर ऊपर खींचा होता है। तो ये सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है एसेंट ऑफ सैप के लिए। अब हम लोग एक तो चीज़ और पढ़ेंगे कि
डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ सैप के लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, उसका एक ही फैक्टर है, तो उसको भी बता देना इसको। देखो यहाँ पे हम लोग अपवर्ड मूवमेंट तो समझ गए। अपवर्ड मूवमेंट जो सैप का होता है, सैप मतलब सॉल्यूशन, उस सॉल्यूशन में क्या क्या था, वाटर और मिनरल था। और डाउनवर्ड मूवमेंट जब होता है तो उस सॉल्यूशन में क्या क्या है, वाटर और फूड है। तो जो भी फूड पत्ता में बनता है, द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड, यहाँ पे मैं कुछ और ऐड कर रहा हूँ, द डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड मैन्युफैक्चर्ड इन लीव्स, मैन्युफैक्चर्ड इन लीव्स। तो वो खाना जो कि कहाँ पे मैन्युफैक्चर हुआ है, लिप्स में मैन्युफैक्चर हुआ है, उसको डाउनवर्ड ले जाना है। किसके थ्रू ले जाना है, फ्लोएम के थ्रू। कौन ले जाएगा, वो कारण कौन है, फैक्टर कौन है, ग्रेविटी। जैसे वहाँ पे क्या क्या फैक्टर था, रूट प्रेशर, ट्रांसपिरेशन पुल, कोहेशन एडिशन फोर्स, और एक होता है कैपिलरिटी प्रॉपर्टी। यहाँ पे एक ही फैक्टर है जो खाना को नीचे ले जाता है, उस फैक्टर का नाम क्या है, ग्रेविटी।